दोस्तों ये जो वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रही है इसमें यहाँ पर एक चिंपैंजी की फोटोजेनिक मेमोरी दिखाई गई है। यानी कि जो भी स्क्रीन पर एक बार देख लिया जरा सी देर के लिए वो एग्जैक्ट वहाँ पर उसको उसी तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहा है। आप लोगों ने अभी रिसेंटली एक मूवी देखी होगी अजय देवगन की जिसमें वो पायलट का रोल प्ले कर रहे हैं। मूवी का नाम क्या है बताइए। उसमें फोटोजेनिक मेमोरी रहती है यानी कि सेम पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या ये ऐसी मेमोरी इंसान के अंदर में पॉसिबल है? जी हाँ, ऐसी मेमोरी इंसान के अंदर पॉसिबल है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे लोग हैं कि लंबे लंबे जो एक तरीके से कैलकुलेशन या फिर कुछ भी ऐसे वर्ड्स जो हैं वो याद रख लेते हैं, उनको एज इट इज़ जो है रिपीट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं आप लोग जब अपनी मेमोरी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स आप लोगों ने देखी होगी मेमोरी फॉर्मेशन के लिए। तो इसके लिए आप लोगों को अपनी जो बेसिकली माइंड होता है उसको आप लोगों को ट्रेन करना होता है। अगर उसको आप लोगों ने ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया तो ऐसा ही कुछ रिजल्ट आप लोगों को भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ट्रेनिंग हमेशा बेस्ट चीज़ होती है किसी भी चीज़ के लिए, उसको एक सही डायरेक्शन देने की, चाहे वो बॉडी हो, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो आंसर राइटिंग हो और चाहे वो आप लोगों का मॉर्निंग में उठना हो। तो आप लोगों को उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब आदत बनेगी फिर ये चीज़ें आप लोगों के लिए पॉसिबल लगने लगती है। ओके, तो अच्छे से चीज़ों को कोशिश करो, फोकस करो कि आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो। और अगर आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो और सोच सकते हो तो फिर आप लोग ये लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर पाओगे। किसी भी चीज़ को देखकर ये मत सोचा करो यार ये तो जादू है। नहीं, जादू बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जो कि एक्सट्रीम लेवल पर की गई प्रैक्टिस होती है। तो अगर आप लोग किसी भी चीज़ को उस तरीके से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोगों की ज़िंदगी में भी जादू होने लगेंगे। ओके, तो हमेशा कोशिश करो कि अपने ऊपर ट्रस्ट करो और अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ट्रस्ट करो और फिर देखो कि कितना शानदार रिजल्ट आप लोगों का निकल कर आता है। ओके, हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। आगे बढ़ने से पहले पहले तो यही बता दो कि जोश कैसा है। आज तो जोश हाई रहना चाहिए। आज तो दीपावली है। कौन कौन बिल्कुल मूड में है कि यार पूरे शानदार तरीके से सेलिब्रेट करना है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यार, दीपावली को सेलिब्रेट करते हुए कभी दिक्कत ना हो जाए। कई सारी दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से त्यौहार को सेलिब्रेट करना है बिल्कुल शानदार तरीके से। पर लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा सा इतना काम कर लेना कि अच्छे से थोड़ा सा अपनी पढ़ाई भी कर लो, ठीक है। तो हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। आप लोग ये परिवार को, अंकल आंटी को, दादा दादी या नाना नानी जिसके भी साथ में आप लोग रहते हैं, मेरी तरफ से दीपावली जरूर बोलना, ठीक है, कि वीर भैया ने दीपावली बोली आप लोगों के लिए भी। ओके, और अच्छे से अपना शानदार तरीके से एंजॉय करनी है। जिसके साथ में अब तक मिले नहीं हो, बहुत सारे दोस्त होते हैं एक तरीके से जो बाहर रहते हैं, साथ में आते हैं, मिलते जुलते हैं, तो अच्छे से सेलिब्रेट करना। जितने शानदार तरीके से आप लोग जितने शानदार तरीके से सेलिब्रेट कर पाओगे उतनी ही एनर्जी के साथ में फिर आप लोग अपना जो काम कर रहे हो उस पर बैक वापस आ पाओगे। और बाकी सेलिब्रेशन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं थोड़ी, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन का मौका आप लोगों को इंडियन क्रिकेट टीम ने दे ही दिया है। इतना अच्छा सेलिब्रेशन का मौका शायद ही आप लोगों को मिलेगा जितना अब की बार मिल रहा है। कैसा रहा मैच? मजा आया कि नहीं है? मतलब इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है और भी दीपावली से पहले, ओ भाई साहब पूरा ट्रेंड कर रहा है दबाकर। इतनी शानदार तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा है और पूरा सेलिब्रेशन बेसिकली पॉसिबल हो पाया इस इंसान की वजह से। बताओ कौन है इंसान? कमेंट बॉक्स में देखता हूँ कौन कौन पहचान पा रहा है। पहचानो कौन। मतलब अलग ही लेवल पर अल्टीमेट मैच था ना, पूरा मजा आ गया देखकर। तो इस तरीके से आप लोगों को भी अपनी पारी खेलनी है। जब इस तरीके से आप लोग पारी खेलते हो ना यार, सेलिब्रेशन ना पूरा देश करता है। तो जब आप लोग पारी खेलोगे ना अपनी और जब सिलेक्शन लेकर आओगे तो आप लोगों के आसपास में सब लोग उसको सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन ये बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, मैंने कई सारे ऐसे इंटरव्यू देखे हैं, कई सारे जो विराट कोहली के, उसमें बंदा जो है ये बोलता है कि प्रैक्टिस करना ना बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है यार, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है रेगुलरली आप लोगों को वही चीज़ रिपीट करनी है, पर लेकिन फिर भी आप लोगों को करना है और उसमें अपना इंटरेस्ट बेसिकली जनरेट करना है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस आप लोग कहीं भी करोगे, रिपीटेड प्रैक्टिस वो बोरिंग होती है। रिवीजन इसीलिए आप लोगों को बोरिंग लगता है। कई बार मैं कहता हूं ना कि रिवीजन कर लेना, वो बोरिंग लगता है क्योंकि वही सेम चीज करनी होती है तो वो बोरिंग लगती है। तो इसीलिए बहुत सारे इंसान जो हैं वो लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको वो बोरिंग चीज़ें करना पसंद ही नहीं है। उनको इंटरेस्टिंग चीज़ें करना पसंद है। नया नया पढ़ते रहेंगे पर पुराना पचा नहीं पाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो कोशिश करो कि सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में लेकर चलो, अपना रिविजन का प्लान रखो। जिस तरीके से चीज़ें अच्छे से कर पाओगे उतना ही ज़्यादा तरीके से चीज़ें आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ पाओगे और तभी आप लोग सिलेक्शन भी ले पाओगे। ओके, तो कोशिश ये करनी है कि प्रैक्टिस से जरा सा भी पीछे नहीं हटना है। और इसी के साथ में आज तो यार वैसे भी मतलब एक तो त्यौहार का दिन है, पर लेकिन दूसरी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, नया सप्ताह भी स्टार्ट हो रहा है।
तो सप्ताह को अच्छे से स्टार्ट करो, कम से कम अपना दिन जो है वो पॉजिटिव वे में स्टार्ट होना चाहिए। और मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, बहुत सारे SLV फैमिली मेंबर जो है रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। उन्होंने बोला सर बाकी सारी चीज़ें करते रहेंगे, पहले अपना काम कंप्लीट करते हैं, पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। तो ये जो डेडिकेशन है ना, ये डेडिकेशन आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाता है, खासकर उन लोगों की कंपेयर में जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ ठीक है पहले अच्छे से चीज़ें सेलिब्रेट कर लेते हैं उसके बाद में पढ़ते रहेंगे। नहीं, दोनों चीज़ें साथ में भी तो हो सकती है ना। ऐसा थोड़ी ना कि आज सेलिब्रेशन है तो पूरे दिन आप लोग 24 घंटे सेलिब्रेट ही करोगे। ऐसा तो कर सकते हो ना, 4 से 5 6 घंटे कम से कम मिनिमम कुछ घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल लो और फिर शाम को शानदार तरीके से सेलिब्रेट कर लो। तो मॉर्निंग अपनी पढ़ाई में निकालो, क्योंकि मॉर्निंग में कोई नहीं लग रहा है चीज़ों को सेलिब्रेट करने, और अपना बैठ कर अच्छे से फिर शाम को अच्छा से सेलिब्रेट करना और अच्छी सी नींद लेना और फिर अपना नेक्स्ट डे से अपने काम पर लग जाना। ये पैटर्न आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मुझे पता है, मैंने मेल देख रहा था तो कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर छुट्टी दे दो। सर एक दिन की तो क्लास की छुट्टी कर लिया। छुट्टी तो उसी दिन होगी यार जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उस दिन के बाद में मैं बोलूँगा भी नहीं आप लोग वीडियो देख लो, आप लोगों की श्रद्धा रहेगी, देखनी है नहीं देखनी है जो भी करना है, पर लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक तो यार छुट्टी नहीं मिलने वाली है। और आप लोग उसके बारे में सोचो भी मत, ठीक है। सिलेक्शन लेने के बाद में सोचो तो सही है कि फिर अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना। आप लोग कोई फोर्स नहीं करेगा कुछ काम करने के लिए। आप लोगों के एक तरीके से सारे जो दिन है ना सेलिब्रेशन के, उनमें 4 चांद लग जाएंगे जब आप लोग अच्छे तरीके चीज़ों को लेकर चलेंगे, ओके। और बाकी ये बताओ कल का दिन आप लोगों का कैसा रहा, किस तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया और कितना प्रतिशत आप लोगों ने अचीव किया जितना आप लोगों ने डिसाइड किया था, तो ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग अपने आप को 5 में से स्टार दे सकते हैं कि कितना आप लोगों ने अचीव किया, या फिर आप लोग यहाँ पर आप लोग 10 में से भी आप लोग बोल सकते हैं या परसेंटेज में बोल सकते हैं कि इतना % हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जो भी आप लोगों को लगे अपने आप को आंका कीजिए डेली शाम को कि कल का दिन कैसा रहा। इसी के साथ में आज का दिन कैसे लेकर चलना चाहते हैं ये डिसाइड कर लिया करो इस वीडियो में आने से पहले कि आज के दिन ये कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं पूछूंगा और फिर नहीं बता पाओगे तो फिर आप लोगों को लगेगा यार ये तो सोचा ही नहीं। तो ये जरूरी है, मैं डेली पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। और पूछ भी रहा हूँ रेगुलरली, और रेगुलरली बच्चे बता भी रहे हैं इसके बारे में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और कई सारे ऐसे हैं जो डेली अपना लिखते हैं कि आज का टू डू लिस्ट क्या है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये बच्चे रेगुलर हैं और वो रेगुलरली लिख रहे हैं। उनके नाम भी याद है बहुत सारों के मुझे, जो रेगुलरली अपनी टू डू लिस्ट लिखते हैं। और कई सारे ऐसे हैं जो शाम को लिखते हैं कि सर ये अचीव कर लिए। तो ये चीज़ें आप लोग करिए यार, आप लोग की आदत एक बार बन गई तो फिर ये जिंदगी भर काम आने वाली है, ओके। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं ये, अगर ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत मजा आएगा, ओके। बाकी यहाँ पर सी जिनपिंग जो है वो अपनी तीसरे टर्म के लिए शानदार तरीके से एंट्री कर रहे हैं और चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। तो देखो ये कारवा कहाँ पर जाकर रुकता है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो डिक्टेटरशिप की आप लोगों को आने वाले टाइम में एक नहीं हाईएस्ट लेवल की चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, चाइना के अंदर में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उसी में से अलग अलग लोगों को चुन लिया जाता है। तो यहाँ पर अभी चाइना के अंदर में सी जिनपिंग जो है वो 3rd टाइम यहाँ पर आप लोगों के लिए चुनते हुए नजर आ रहे हैं। और आप लोगों को पता है जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में जब आप लोग जाओगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो चाइना के साथ में हमारा डिस्प्यूट रीजन है, ये हमारा रीजन बेसिकली कंट्रोल किए बैठे हैं। और ऊपर से अरुणाचल प्रदेश में कई बार ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं कि उस रीजन के कई सारे एरिया के नाम चेंज कर बोल देते हैं ये तो हमारा एरिया है इसलिए हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक वीज़ा होता है जिसको बोलते हैं स्टेपल वीज़ा। स्टेपल वीज़ा बेसिकली यहाँ पर दिए जाते हैं इनके द्वारा। अरुणाचल प्रदेश जो हमारे वाले जो देश के नागरिक हैं उनको बोलते हैं कि तुम तो हमारे नागरिक हो, तुमको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है, जब चाहो तुम हमारे एरिया में आ सकते हो। तो ऐसी ऐसी बदतमीजी यहाँ पर चाइना के द्वारा कई बार की जाती है और ये इंसान उस बदतमीजी में पराकाष्ठा ऐड करता है। तो हमारे देश के लिए आने वाले टाइम में चैलेंजेस जो हैं वो और बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमको और ज़्यादा सिक्योर होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पर कई सारी और भी बातें बताई जा रही हैं कि एक तरीके से चाइना को लेकर ये चाइना जो है पाकिस्तान को लेकर उल्टी सीधी हरकतें भी कर सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि फिलहाल टाइम पर जो सिचुएशन आप लोग देखोगे हम लोग को 2 फ्रंट पर वार लड़नी पड़ती है। आप लोग ये याद रखिएगा, आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि 2 फ्रंट पर वॉर जो लड़नी पड़ती है वो इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर कोई पूछे तो उसका मतलब क्या होता है। एक साइड में पाकिस्तान हो गया और एक साइड में आप लोगों को चाइना देखने को मिलेगा। तो 2 फ्रंट पर हम लोग को हमेशा तैयार रहना पड़ता है ताकि कल को कोई सिचुएशन न खराब देखने को मिले। तो ये कंडीशन है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक है, इसके बारे में याद रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फीडबैक जरूर दे दिया करो यार, जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगता है 1 सेकंड लगती है, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता दिया करो। 4 तरीके होते हैं फीडबैक देने के, लाइक करना, डिसलाइक करना, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना लेक्चर से रिलेटेड, इसी के साथ में शेयर करना। ये चीज़ें अगर YouTube को पता चलता है कि अच्छा ये लेक्चर कैसा है और उसके बाद में फिर वो इसको ट्रीट करता है कि अच्छा लेक्चर ठीक है या फिर बुरा है, तो फीडबैक आप लोग जरूर दिया करो, ठीक है। 1 सेकंड लगते हैं लाइक डिसलाइक करने में, बता दिया करो। जैसा भी लगता है बुरा कब बताया करो ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके, ओके।
बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक उम्दा तरीका आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर यहाँ पर ये कवर किया गया। तो यहाँ पर राजस्थान के बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट सोशल एंड जो परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है राजस्थान के अंदर में। राजस्थान हमारी कंट्री में आप लोगों को एक राज्य देखने को मिलेगा जो कि पाकिस्तान के साथ में काफ़ी बड़ा बॉर्डर टच करता है, या फिर बोले कि सबसे बड़ा बॉर्डर टच करता है पाकिस्तान के साथ में। खुद किस किस राज्य के साथ में टच करते हैं यहाँ पर? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बेसिकली गुजरात। तो ये इसके बेसिकली राज्य हैं जिसके साथ में ये बॉर्डर टच करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। एक क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के सामने, बोला गया सोशल ऑडिट हेल्प्स टू नैरो द गैप्स, जो गैप होता है बिल्कुल किसके बीच में? विजन एंड रियलिटी। यानी कि सोशल ऑडिट यहाँ पर ये बताया था कि आप लोगों ने डिसाइड क्या किया था और रियलिटी में आप लोगों ने क्या अचीव किया है, तो उसके बीच में जो गैप होता है वो सोशल ऑडिट आप लोगों के सामने रखते हैं। मतलब प्रिपरेशन आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग शानदार तरीके से कर रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो उस तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो कुछ तो गैप देखने को मिलेगा ना, कि इंसान जो है वो बैठ के पढ़ रहा है 8 घंटे, पर लेकिन रियलिटी में जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है कि जैसा कि 1 घंटे पढ़ाई की ओनली। तो फिर कमी कहाँ पर है? कमी है कि आप लोगों ने ढंग से अपनी इफिशियंसी को यूटिलाइज नहीं किया। तो वही बातें यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है कि काम किया था कि यहाँ पर क्या करना है कि स्कूल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, पर रियलिटी में जब देखा गया ग्राउंड लेवल पर जाकर तो ऐसा कुछ देखने को प्रॉपर मिला नहीं। तो राजस्थान गवर्नमेंट यहाँ पर ये काफ़ी एक अच्छा ऐसा एक आप लोग बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा चेंज लाने वाला एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है। अपने ही तरीका यहाँ पर कंट्री में अपने ही तरीका पहला यहाँ पर इसमें कैबिनेट के द्वारा खुद अप्रूव कर दिया गया कि यहाँ पर इस तरीका एक सिस्टम होगा जिसमें कि सोशल ऑडिट किया जाएगा। सोशल ऑडिट का मतलब अगर आप लोग प्रॉपर इमेज समझेंगे यहाँ पर तो समझ सकते हैं एक साइड में गवर्नमेंट है और एक साइड में बेनिफिशरी है। जैसे एमजी नरेगा आप लोग देखें, यहाँ पर एमजी नरेगा के अंदर में क्या आप लोगों को फंडा देखने को मिलता है? एक साइड में गवर्नमेंट है कि सैलरी वगैरह वो सारी प्रोवाइड करा रही है, सिस्टम कैसे कैसे लेकर चलना है, ठीक है। ऑनलाइन आप लोगों ने अटेंडेंस का भी सिस्टम देखा होगा। और दूसरी साइड में बेनिफिशरी है, जब ये मिलकर बेसिकली चीज़ों को ढंग से सुधारते हैं तो एक सोशल ऑडिट यहाँ पर निकल कर आता है। आप लोग बोल सकते हैं, मैंने आप लोगों को याद होगा एक उदाहरण भी दिया था, गाँव में जब आप लोग जाते हैं तो खड़ंचे बनते हैं, ठीक है। तो जब वो खड़ंजे बनाए जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जो इंसान जो है जिसके घर के सामने वो खड़ंजा बन रहा है उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि भाई साहब ये खड़ंजा तुझे उखाड़ना है और यहाँ पर मिट्टी डालनी है, बाकी बचा हुआ काम जो है वो हम कर देंगे आकर। जबकि गवर्नमेंट के पास से हर एक चीज़ का पैसा आता है, वहाँ खड़ंजा उठाना है, मिट्टी डालनी है, नई ईंटें लगानी है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन बीच में जो ठेकेदार हैं और जो प्रधान जी हैं वो यहाँ पर घपला कर देते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी। तो सोशल ऑडिट जो है वो ऐसे घपलों को होने से रोकता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अगर नॉर्मल बात करें ऑडिट का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सुना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑडिट का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज तुमको दिए गए हैं क्या वो रिसोर्सेज का तुमने ढंग से यूटिलाइजेशन किया है या फिर नहीं किया है। हमारी कंट्री में अगर संविधान के अंदर आप लोग जाओगे तो आर्टिकल 148 ये कैग के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कब आता है पिक्चर में? जब रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद में आता है। यानी कि कैग को आप लोग बोल सकते हैं, कैग एक पुलिस वाला है, जब क्राइम हो जाए उसके बाद में कैग आएगा, कभी भी क्राइम से पहले नहीं आता है। हालांकि ये मूवीज में है, तो इस तरीके का फंडा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम यहाँ पर है कि जो ऑडिट आप लोग कर रहे हो उस चीज का कर रहे हो जो ऑलरेडी हो चुकी है। हमारे कैग में और यूके के कैग में यही डिफरेंस है कि हमारा कैग कहता है कि फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि पैसा खर्च हो गया अब मैं क्या कर लूँ आके। पर यूके का कैग कहता है कि जब पैसा खर्च करो तो भी मेरे से एक बार पूछ लो। तो इसीलिए यूके का कैग को ज़्यादा एडवांस कैग माना जाता है। वो यहाँ पर उस टाइम पर पिक्चर में आता है जब रिसोर्सेज प्रॉपर वे में खत्म नहीं हुए और उस तरीके से बताते हैं कि भाई साहब यहाँ पर ये दिक्कत है, इनको आप लोग सुधार सकते हैं। ऐसे रिफॉर्म क्या हमारे देश में होने चाहिए या फिर नहीं, आप लोग यहाँ पर जरूर बताएगा। अभी अगर आगे बढ़े यहाँ पर तो एक ऑडिटिंग जो प्रिंसिपल है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो यही है कि फेयर होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कर कुछ रहे हैं और एक तरीके से रिजल्ट कुछ और आ रहा है निकल कर। इंडिपेंडेंस होना चाहिए, ये नहीं कि खपला कर दिया और ऊपर से यहाँ पर प्रेशर आ रहा है कि भाई साहब देख लेना इसको, ठीक है। एविडेंस बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, यानी कि उदाहरण के तौर पर चीज़ें बढ़नी चाहिए और इंटीग्रिटी दिखनी चाहिए इंसान के अंदर में, क्योंकि इंसान जो है वही कुछ जिंदगी में अचीव कर पाता है जो कि एक प्रॉपर उसके अंदर में एक इंटीग्रिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। करप्शन को लेकर वो साइड में आप लोगों को नजर आएगा। कई सारी वीडियोज अभी आप लोगों ने देखा होगा वायरल हो जाती हैं। कई सारे ऐसे इंसान जो हैं इस तरीके से काम करते हैं, जैसे एक डॉक्टर साहब थे, वो डॉक्टर साहब जो है उनको ऑपरेशन करने के लिए जाना था, तो ऑपरेशन करने के लिए उनको जाना था, तो जाते जाते जो है उनको लगा कि यार लेट हो जाऊंगा।
और वहाँ पर जो रास्ता था वैसे तो 5-7 मिनट का ही था, पर लेकिन जाम की वजह से वहाँ पर 1 से 1.5 घंटा लगने वाला था, ऐसी उनको फीलिंग आने लगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गाड़ी में से निकल के दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तो वो भी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक इंसान है, प्रोफेशनल है, एक ऐसा इंसान आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो गवर्नमेंट जॉब को भी शिद्दत से करता है, अपने काम को काम की तरीके से करता है। एक तो वो इंसान है, एक ऐसा इंसान जिसको लग रहा है गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से दामाद है, कभी काम पर आया और कभी काम पर नहीं आया। तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ पर इस चीज़ को डिफरेंस किया जाए और यहाँ पर जो प्रॉपर काम में आ रहा है उसको सपोर्ट किया जाए और जो काम पे नहीं आता है उसको उसी के हिसाब से दंड मिलना चाहिए। खासकर स्कूल में जब टीचर्स की बात करते हैं, कई सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ पर ये सारे एथिकल एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे कि वो टीचर जो है वो एक तरीके से नहीं, डॉक्टर जो है वो इस तरीके से भागता हुआ जा रहा था। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखी थी एक वीडियो, बिहार के अंदर में जो टीचर भाई साहब है वो क्या कर रहे थे, वो बच्चों को पढ़ाई नहीं रहे थे। वहाँ पर कई सारे ऐसे हैं दारू पी के स्कूल में आकर बैठ जाते हैं, ऐसी भी हरकतें देखने को मिलती हैं। इनकी बदतमीजी की पराकाष्ठा कर देते हैं यार, मतलब मुझे शर्म आती है कई बार बोलते हुए ऐसे लोगों को टीचर कि स्कूल में दारू पी कर आ रहे हैं। मतलब टीचर्स डे है तो टीचर्स डे पे बच्चों को कहा जा रहा है कि टीचर्स डे पे हमें पार्टी क्या दे रहे हो। तो अब मैं ये बोला कि टीचर्स डे पे टीचर ने कहा कि मुर्गा और दारू लेके आना हमारे लिए, समझ रहे हैं? मतलब क्या ही रह गया यार वो, मतलब छोटे छोटे बच्चों को क्या बोल रहा है, उसको मतलब बुद्धि नहीं है एक तरीके से इंसान की। तो यहाँ पर एक बच्चे के डेवलपमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इंसान ये भूल जाता है और अपनी अय्यासी में आ जाता है। तो इसलिए जरूरी है कम से कम एटलीस्ट टीचिंग एक ऐसी पोस्ट है जिसमें काफ़ी हाई क्वालिटी जो है वो चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अगर टीचिंग बिगड़ी तो सारे प्रोफेशन बिगड़ जाएंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस कैसी है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और इसी के साथ में यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। जो भी यहाँ पर सिविल सर्विसेज की ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर गांव या फिर शहरों में, दोनों जगह आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए। तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो क्वालिटी डिलीवरी ऑफ सर्विस तभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तब तक एक क्वालिटी डिलीवरी ऑफ सर्विस यहाँ से निकल कर आने वाली नहीं है। यानी कि अप्रोच आप लोगों को पता होना चाहिए कैसी लेकर चलनी है। जैसे सोशल ऑडिट का सबसे शानदार उदाहरण अगर आप लोगों को बोलो तो एमजी नरेगा आप लोग लिख सकते हैं, ये सोशल ऑडिट का उदाहरण है। एमजी नरेगा से रिलेटेड आप लोग देखेगा, एक क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था जो कल शाम वाली वीडियो आई थी उसमें देखिएगा। और शाम वाली वीडियो में यार सबसे ज़्यादा फायदा ना, जो भी मतलब जो क्वेश्चन वाली वीडियो आती है उसमें फायदा आप लोगों को तब मजा आएगा अगर पूरे वीक एटलीस्ट आप लोग प्रॉपर में स्टडी करोगे, ठीक है? फिर आप लोग उसको शानदार तरीके से एंजॉय कर पाओगे। एमजी नरेगा के अंदर में भी यहाँ पर जो प्रोग्राम है उसमें सोशल ऑडिट होना चाहिए। खुद एमजी नरेगा का जो सेक्शन 17 है एक्ट का, उसके अंदर में ये बातें बोली गई है। तो एक तरीके से यहाँ पर इफेक्टिवली जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वरना फिर दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। तो इसलिए यहाँ पर सोशल ऑडिट रहेगा। आप लोग खुद सोचो, अगर आप लोग के मोहल्ले में खड़ंचा बन रहा है और आप लोग जा जाकर मिस्त्री से पूछ रहे हो भाई कितना बन गया, कितने पैसे लग गए, क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक तरीके से उसके जो है चक्सू खड़े हो जाएंगे। पर लेकिन फिर भी वही है, वो लोग जो हैं अपनी चीज़ों में ज़्यादा बिजी रहते हैं, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। आप लोग के आसपास क्या हो रहा है तो इसके बारे में आप लोगों को पूरी खबर होनी चाहिए, एक भारतीय जागरूक नागरिक होने के नाते, ठीक है? पर लेकिन कई बार दिक्कत क्या रहती है, हो भी नहीं पाती चीज़ें, जैसे कि लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव विल, यानी कि अब इच्छा ही नहीं है, इच्छा शक्ति मर चुकी है। इससे अच्छा तो इच्छा मृत्यु ले लो जब इच्छा नहीं रही किसी काम को करने की, ठीक है? रहना और रहना इंसान का बर्बाद हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल विल देखने को मिलेगी। एक बात थी मनमोहन सिंह जी की, जब गवर्नमेंट चल रही थी उस टाइम पर जो ऑफिशियल थे वो एक तरीके से काम ही नहीं कर रहे थे। तो जब एक एनालिसिस किया गया क्या चल रहा है, तो बोला कि डिसीजन न लेना भी एक डिसीजन बन चुका है। यानी कि अगर डिसीजन लेंगे तो ये होगा कि ये गलत हो गया, वो सही हो गया। डिसीजन ही नहीं लेना, पड़ा रहने तो पेंडिंग, अगले वाला आएगा वो ले लेगा। तो ये सारी हरकतें भी यहाँ पर देखने को मिल रही थी, ठीक है? तो जरूरी है कि इन सब चीज़ों से बाहर निकले और एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को जो है इंप्लीमेंट किया जाए। तो सोशल ऑडिट यूनिट यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करें, जो कि अब तक हम लोग डिले करते हुए आ रहे थे। कई बार कई तरीके की आप लोगों को देखने को मिलेगा रोक टॉक या फिर धमकाया भी जाता है लोगों को, ठीक है? लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलता है, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं रहती इन चीज़ों को आकर चेक करे। तो जब आप लोग खुद ही अपनी चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे समझोगे तो यार सामने वाला तो फिर जो है बदतमीजी कर कर जाएगा ही जाएगा। जब आप लोगों को ही मतलब इच्छा नहीं है कि अपने काम पर फोकस किया जाए अच्छे से, तो इसलिए फिर सामने वाला क्या करेगा? ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि तुम तो अपना काम ढंग से कर नहीं रहे हो, दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरे वाला ढंग से काम करे, तो ऐसे नहीं हो करता, ठीक है? नहीं कहते आप लोगों से कि न्यू नहीं हो करता भाई, ठीक है? तो यहाँ पर ऑडिट भी कई तरीके होते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट हो गया, ठीक है, जिसमें यहाँ पर देखा जाता है कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। ऑपरेशनल ऑडिट हो गया, जो कि पर्टिकुलर देखता है क्या क्या ऑपरेशन किस तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं। सोशल ऑडिट हो गया, जिसमें यहाँ पर सोशल सोसाइटी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कई तरीके ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं। कई सारे एडवांटेज है सोशल ऑडिट की अगर आप लोग बात करें। एक तो लोकल डेमोक्रेसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, लोकल एरिया में जो लोग हैं वो चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है?
एक तरीके से एनकरेज करेगा कम्युनिटी को कि भाई साहब तुम भी चेक करो कि तुम्हारे पास में क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, और ट्रेन किया जाएगा कम्युनिटी को कि कैसे पार्टिसिपेट करना है, बेनिफिट क्या क्या है, किस तरीके से डिसीजन लिया जा सकता है, और कहीं ना कहीं ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर भी यहाँ पर काम करता हुआ नजर आएगा। तो ये सारे एडवांटेज हैं सोशल ऑडिट के जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कल को लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या दिक्कत है, सारी चीजें एक एक कर आप लोगों के सामने आ गई। अब क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर अब पहले थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जो कि कैसा क्वेश्चन है। ये एक तरीके से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो एनकरेज करेगा लोकल डेमोक्रेसी, एनकरेज करेगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, प्रमोट करेगा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और डेवलप करेगा ह्यूमन रिसोर्सेज। तो सोशल ऑडिट में सही आंसर क्या है? तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए सही होंगी क्योंकि आंसर डी है, और ये सारी की सारी बातें अभी यहाँ पर बताई हैं आप लोगों को, तो ये आप लोग अंडरस्टैंड यहाँ पर कर सकते हैं। बेसिक चीजें होती हैं एग्जाम में जब लिखने बैठते हैं, पर लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर समझ में कुछ नहीं आएगा क्या करना है। ओके, यहाँ पर सोशल ऑडिट के चैलेंज बोले गए हैं आप लोगों को, तो क्या क्या है कि लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल विल देखने को मिलती है, लोगों का पार्टिसिपेशन भी काफी कम है, और कोई इंडिपेंडेंस एजेंसी भी नहीं है वो जो देखे कि भाई साहब जिनको ये काम दिया वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो जरूरी है कि इंडिपेंडेंट कोई एजेंसी भी हो कि बदतमीजी देखे कि इंसान जो है कोई लापरवाही तो नहीं कर रहा है। तो ये इस तरीके से इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। तो ये वो बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछाते हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर जो आंसर राइटिंग है वो आप लोग करनी है। तो उसके लिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। फिर से बोल रहा हूँ कि आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर लेकिन अगर कोई बदतमीजी काट रहा है उसको तुरंत ब्लॉक करना है बिना सोचे समझे, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ठीक है, तो कैसे लगा आर्टिकल जरूर बताना, फीडबैक देकर जुड़ जाना, ताकि पता चलता रहे मुझे कि हाँ आप लोग चक्षु खोलकर सुन रहे हो और मैं पूरे चक्षु लगाकर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों का रिजल्ट आना चाहिए। ओके, इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर आप लोग एक शब्द लिखा हुआ दिख रहा है जिसका मतलब है यहाँ पर आयुर्वेदा। आयुर्वेदा या फिर मैं शब्द बोलूँ आयुर्वेद, आप लोग रियलिटी में इस शब्द का मतलब समझते हैं? इसको जब आप लोग इसका यानी संधि विच्छेद जब आप लोग इसका करोगे तो आयुष प्लस वेद आप लोगों को देखने को मिलेगा, आयुष प्लस वेद। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने यहाँ पर ये शब्द निकल कर आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जीवन का विज्ञान, यानी कि अपने जीवन को समझने का अर्थ है आयुर्वेद। तो जीवन का विज्ञान यानी कि ठीक से कहा जाए तो जीने का विज्ञान आप लोग बोल सकते हैं। ये जीने का विज्ञान आयुर्वेद है, यानी कि जो हम लोग खाते हैं पीते हैं, जिस तरीके से हम लोग रहते हैं, वो यहाँ पर जो विज्ञान उसको आयुर्वेदा बोलते हैं। आज की डेट में जो इंसान बीमार होता है जरा सी देर में हम लोग गोली लेकर आते हैं, डोलो जैसी गोली, डोलो और मोलो मजे ले लो। ठीक है, हम लोग खाते हैं तुरंत और अपना जिंदगी के मजे लेने लगते हैं। पर रियलिटी में अगर आप लोग इनके बारे में बातें करोगे, एक पैटर्न आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये बीमारी थोड़ी देर के लिए ठीक कर देते हैं, लेकिन हम लोग जरा सी लापरवाही बरतते हैं तो फिर से वो बीमारी निकल के आ जाती है। पर लेकिन जब जीने के विज्ञान के थ्रू हम लोग किसी बीमारी को ठीक करते हैं तो वो बेसिकली इस तरीके से ठीक करता है कि इंसान की बीमारी को जड़ से उखाड़ने का काम करता है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम पर जो बीमारियों के बारे में हम लोग बात करते थे वो एक तरीके से जड़ से उखाड़ने की बात करते थे, और वो भी ऐसे तरीके से ताकि हम लोग हर तरीके से स्वस्थ हो सकें। यानी कि आप लोगों ने सब सुने होंगे कि वात पित्त और इसी के साथ में कफ, इनका मतलब पता है कि इनका मतलब क्या होता है? वात पित्त और कफ का मतलब वीडियो को पॉज कर बताइए। कई बार आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि इंसान का अगर पेट ठीक रहे तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा, हजारों बीमारी जो है वो इंसान के पेट से निकल कर आती है। इसीलिए रामदेव जी जो है अपना पेट नचा देते हैं जरा सी देर में, उनको कोई बीमारी नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को 3 कंपोनेंट नॉर्मली देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं वात पित्त और कफ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो जो वात जो शब्द लिए गए यहाँ पर वो आप लोगों को अलग तरीके से प्रेजेंट करता है, पित्त अलग तरीके से प्रेजेंट करता है, इनको अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। तो वात के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें वायु और आकाश को देखा जाता है। वायु और आकाश को देखकर तो यहाँ पर एक तरीके से दोनों तत्व से मिलकर आप लोगों ने देखा वो शक्तिमान पंच तत्व से बना होता है ये शरीर। तो अलग अलग क्या इंपैक्ट है? तो बॉडी के अंदर काफी ज्यादा ऑक्सीजन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसका एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है जब जब ऑक्सीजन लेवल गिरता है? अभी कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा। तो वात उसी से रिलेटेड है यहाँ पर ये। ठीक है, पित्त का मतलब करते हैं तो अग्नि और इसी के साथ में जल दोनों को मिलकर जो होता है वो पित्त बना होता है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के अंदर में। और जब कफ के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जल
पृथ्वी और जल का मिलन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पंच तत्व से मिला हुआ शरीर और उसमें क्या कमी हो रही है उसको यहाँ पर सेटल करने की कोशिश की जाती है हमारे शरीर के अंदर में। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आयुर्वेदा एक बेस्ट फॉर्म ऑफ आप लोग बोल सकते हो जिससे हम लोग इलाज कर सकते हैं, पर लेकिन इसका प्रोसीजर क्या होता है, ये थोड़ा सा डिले कर कर आराम आराम से चीज़ों का सोल्यूशन निकालते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है। ठीक है, तो इसी के चलते बात की जा रही है कि करंट अप्रोच जो है आयुर्वेदा की, ठीक है, तो कैसे हम लोग लेकर चल रहे हैं उसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पुरानी हैं जिनके ऊपर हम लोग ढंग से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर ढंग से एनालिसिस करना चाहिए हम लोग को। कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो कि आउटडेटेड हो चुकी हैं आज की बीमारी के सामने अगर बात करें, जैसे जैसी बीमारी निकल कर आ रही है, जूनोटिक बीमारी, इबोला हो गई, कोरोना हो गई, जो कि पुराने टाइम पर हुआ भी नहीं करती थी, तो उसके हिसाब से एक प्रैक्टिकल यूज कैसे हो सकता है। जैसे कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना था ना कि गाय का गोबर लगा लिया कोरोना भाग जाएगा, नाक में नींबू की बूंद डाल ली कोरोना खत्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये लापरवाही और ये मिस इन्फॉर्मेशन अगर फैलाई जाती है, आप लोग मानो कि चलो उससे इलाज भी होता है, पर लेकिन सोचो कि किसी इंसान की जो बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रखी है और वो गाय का गोबर लगा के लेटा हुआ है, नाक में नींबू का पानी डाल लिया, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तो वो भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें तभी रहती हैं जब इंसान जिंदा रहता है। तो इसलिए जरूरी है कि एक बैलेंस बनाकर इंसान की लाइफ में चलना, और वो तब होगा तब उसको एक अच्छी हेल्थ की फैसिलिटी यहाँ पर मिल पाए। तो आयुर्वेदा की जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो आज की नहीं है, वो हजारों साल पुरानी है, तो काफ़ी टेस्टेड चीज़ें हैं, पर लेकिन आज के टाइम की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा, और कैसे उसको हम लोग को टैकल करना है वो भी हम लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा। इसलिए जिन एरिया में हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ऑलरेडी निकाल रखा है आयुर्वेदा ने, वो बड़ी बढ़िया बात है, पर लेकिन जिस एरिया में हम लोग को अभी यहाँ पर लग नहीं रहा है कि आयुर्वेदा से उस प्रॉपर वे में प्रॉपर हम लोग चीज़ें बना पा रहे हैं, तो उसके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा। तो आयुर्वेदा आयु प्लस वेदा, ठीक है, तो एक तरीके से मीन्स ऑफ लाइफ, ठीक है, तो मैंने अभी बोला यहाँ पर एक तरीके से साइंस ऑफ लाइफ, तो ये याद रखेगा यहाँ पर। इसमें आप लोग कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप लोग देखोगे कि बीमारी को कैसे यहाँ पर डिवाइड किया गया इसके अंदर में, तो आप लोग समझोगे यहाँ पर नारा आयुर्वेदा, ठीक है, तो डील करता है ह्यूमन लाइफ के साथ में। सत्व आयुर्वेदा, ठीक है, तो डील करता है एनिमल लाइफ और डिजीज के साथ में, और इसी के साथ में वृक्ष आयुर्वेदा, तो जो प्लांट्स होते हैं उसके साथ में डील करता है। तो सबकी डिजीज बीमारी के बारे में इसके अंदर बात की जा रही है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर किसी को छोड़ा गया है। तो एक प्रॉपर मेडिसिनल सिस्टम है यहाँ पर, जिसके नाम की हमारे देश में एक मिनिस्ट्री भी तैयार की गई। पहले कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, अभी रिसेंटली एक मिनिस्ट्री बनाई गई। आप लोगों को ये बताना है कि किस साल में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड मिनिस्ट्री बनाई है, और पहले ये किसके अंडर आया करता था। इसीलिए एक शब्द बोला जाता है कि आयुर्वेदा इज नॉट ओनली ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि ये दवाइयों का एक सिस्टम ही नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है। इसलिए कहते हैं कि आप लोगों ने कि अच्छा खाना चाहिए। मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना, शाम को सोने से पहले अगर आप लोगों को दूध पसंद है, थोड़ा सा आप लोग एक गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पी लो। सर्दी जैसे आ रही है ना आगे आने वाले टाइम में, दूध थोड़ा सा गर्म करो, उसके अंदर अदरक आप लोग डाल लेना, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सुधरती हुई आप लोगों को नजर आएंगी। सर्दी में जब भी मौसम चेंज होता है उस टाइम पर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। इलायची देखिए, इलायची का दूध क्या शानदार लगता है। इलायची पड़ी हो, अदरक पड़ी हो, भाई साहब दूध को फिर देखो क्या मजा आता है पीने में, ठीक है कि नहीं। तो देखो आप लोग इस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारी एक तरीके से जड़ी बूटियां हैं जो कि पहले इस्तेमाल की जाती थी। आज की डेट में आप लोग खाना खाने के बाद में आधी चम्मच सौंफ खा लो, आप लोगों का पेट जो है वो हमेशा अच्छा रहेगा। ये लाइफ में इंप्लीमेंट करो यार। आप लोग बोलोगे सर क्या करते हो इनमें से कुछ एक चीज़ याद रखना, मैं आप लोगों को जितनी भी चीज़ें बोलता हूँ ना, उसमें से कोई मतलब शायद ही कोई एक आधी चीज़ होगी जो मैं नहीं करता हूँ। मेरे पास में हमेशा सौंफ रहती है, जब भी मैं लंच करता हूँ या फिर डिनर करता हूँ, मैं आधा चम्मच सौंफ खाता हूँ, वो रखी रहती है फ्रिज के ऊपर, उसमें बाकायदा मिश्री पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको खाता हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं अपने आप को नहीं थाम पाऊंगा, अपने आप को हेल्दी नहीं रख पाऊंगा, तो ये जो लेक्चर आप लोगों के पास में आता है टाइम पर, ये सारी चीज़ें हो पाती हैं, ये नहीं हो पाएंगी। मैं आधे दिन तो मैं बीमारी पड़ा रहूँगा, फिर बोलूँगा कि यार आज लेक्चर नहीं लेके आ पाऊंगा, आज मेरी तबीयत खराब है, ठीक है। तो कई बार ऐसा नहीं कि तबीयत खराब होती नहीं है, होती भी है, पर लेकिन उसको कंट्रोल भी किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि पिछली बार एक बच्चे ने बोला कि सर लेक्चर जो है इतनी धीमी आवाज़ क्यों आ रखी थी, ठीक है। उस टाइम पर मुझे 102 के करीब बुखार हो रखा था, ठीक है, तो उस टाइम पर मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया। तो इतनी क्षमता शरीर के अंदर रहती है, बुखार होने के बाद भी लेक्चर रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। वो अलग बात है कि थोड़ा सा कम वॉइस में रिकॉर्ड हो पा रहा था, पर लेकिन फिर भी उस पढ़ाने में ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती हो रही थी, फिर भी मजा आ रहा था मुझे पढ़ाने में। तो वो चीज़ें आप लोग के इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। तो हल्दी पियो आप लोग, ये सारी चीज़ें आप लोग लाइफ का पार्ट बना सकते हो, ठीक है। मूंगफली और मखाने आप लोग पास में रखा करो थोड़ा सा, अगर जैसे कि ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में मूंगफली सस्ती आती है, मखाने तो मूंगफली रख लो कम से कम, बहुत ही शानदार होती है, भूख नहीं लगने देगी आप लोगों को जब पढ़ने आप लोग बैठते हो। भुनी हुई मूंगफली वैसे मत लाना, वो जो बेसन चढ़ी हुई लेकर आते हो वहाँ से, नहीं, कच्ची मूंगफली लाओ
तवे पे डालो उसको या फिर पैन में डालो, उसको भून लो अपने आप आराम से। हल्का सा अगर आप लोगों को सूखा भून लो, सूखा ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग ना पॉकेट में भी डाल के चले जाओ, चबाते रहो। और या फिर थोड़ा सा और इंटरेस्ट लेना है तो हल्का सा उसमें आप लोग जो नमक वमक डाल के, अपना जो घी भी डाल के उसको फिर इंटरेस्टिंग में वो फिर चखना हो जाएगा तो वो अलग लेवल पे आप लोगों का पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये जरूरी है। तो हमारी कंट्री में जो प्रैक्टिस की जाती है आयुर्वेदा की, तो इंडियन काउंसिल ऑफ जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है उसके द्वारा आयुर्वेदी, यूनानी और जो सिद्धा है इसके ऊपर काम किया गया, ताकि दो चीज़ों पर हम लोग फोकस कर सकें। वो दो चीज़ें क्या है? आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा दो चीज़ों पर फोकस करती है। एक तो प्रिवेंट करना और दूसरा क्योर करना। मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये शब्द आप लोगों ने हजारों बार मेरे मुंह से सुना होगा। इसका मतलब होता है कि कोई बीमारी अगर है तो आप लोग उसको होने से पहले अगर रोक लो तो प्रिवेंशन हो गया, पर लेकिन अगर हो गई है फिर इलाज करना है तो फिर आप लोगों को क्योर करनी पड़ेगी। इसलिए बोलते हैं कि बीमारी होने से पहले जो आप लोग लेते हैं डोज, उसको वैक्सीन बोलते हैं। कोविड-19 की बीमारी से पहले सबको वैक्सीनेशन दिया गया, मेडिसिन नहीं दी गई, क्योंकि मेडिसिन जो होती है वो बीमारी होने के बाद दी जाती है। तो प्रिवेंशन के टाइम पर वैक्सीनेशन, और जब बीमारी हो जाती है तो क्योर करना है इलाज का, तो उस टाइम पर आप लोगों को मेडिसिन, ठीक है। तो ये है। तो प्रिवेंशन का जो कंपोनेंट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें आप लोगों को एक सोशल हाइजीन बना के रखना पड़ेगा, साफ सफाई, एक्सरसाइज डेली करनी पड़ेगी, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना पड़ेगा। अपने शरीर को मेंटेन करना भी एक टफ काम है भाई साहब, उसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं मैं आप लोगों से, जब आप लोग बाथरूम के अंदर नहाने जाते हो, कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपनी एडियो को डेली साफ करते हैं? जो एडी नहीं होती है, पंजे, और पंजों के आगे जो जो पंजा है आप लोगों का, जिसमें 5 उंगलियां हैं, किसी को 6 हो तो आप लोग 6 काउंट कर लेना, उनके बीच में जो जगह होती है, पंजे के अंदर जो जगह नहीं होती अंगूठे के और उंगलियों के बीच में, कितने ऐसे लोग हैं डेली उनमें उंगलियां डाल डाल के उसको साफ करते हैं? आप लोग खुद बताइए। अपने शरीर को साफ रखना भी एक बहुत बड़ी कला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बाथरूम में गए, पानी डाला, बस कमर पे हल्का सा, हाथ पे, सर पे हाथ फेरा, मुंह पे हाथ फेरा, मुंह को चमका लिया, बस रगड़ लिया, बाकी पार्ट ऐसे ही छोड़ रखा है। फिर शरीर में कहीं दाद होते घूम रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें यार, ये स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, कहीं पे दिक्कत है ये, ठीक है। और अक्सर घर वाले भी नहीं बताते हैं, तो इनको भी आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। तो क्यूरेटिव एस्पेक्ट की बात की जा रही है आयुर्वेदा की, ये रियलिटी में है, आप लोगों ने देखा होगा। मतलब इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। एक अंडरवियर, खासकर लड़कों के लिए मैं बातें बोल रहा हूँ, अंडरवियर अपना हमेशा अपने आप धोना है, ठीक है। ये बात अपने साथ ध्यान रखिए। कम से कम एटलीस्ट अपना अंडरवियर आप लोग खुद से धुलना है, ऐसे नहीं कि नहाए और अंडरवियर डाल दिया कि मम्मी धुल देना, ठीक है। ये आप लोग आदत बना लीजिए। कुछ ऐसी आदतें हैं, ये अपना बेड उठते ही, जैसे मॉर्निंग में उठते हैं, अपना बेड आप लोगों को अपने आप से तैयार करना है। अगर ये डिसिप्लिन की चीज़ें यार, ये आप लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आएंगे और आप लोग लाइफ में एक अच्छी तरीके से अपने आप को समझ पाओगे, संभाल पाओगे और एक शांत दिमाग से आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, इनको लाइफ में लेकर आओ। और यही आयुर्वेदा है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये वे ऑफ लाइफ है बेसिकली, जिनके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। की चैलेंज कई सारे फेस किया जाता है मॉडर्न वर्ल्ड में। एक तो कई सारे बात बोलते हैं कि यार ये आउटडेटेड हो चुके हैं। जैसे नहीं हम लोग मम्मी पापा को बोलते हैं कि तुम क्या समझो, अरे माँ बाप है वो तुम्हारे, जिस जिंदगी को तुम जी रहे हो ना वो जी कर आ चुके हैं। तो इसलिए शेयर कर लिया करो उनसे आराम से। आउटडेटेड आइडियाज बोलने लगते हैं, पुराना आयुर्वेदा है, आउटडेटेड है। इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट है इमरजेंसी केसेस के लिए, बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इलाज देर में करते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं कि इनफेक्टिव आप लोग बोल दो कंप्लीटली। लैक ऑफ आप लोगों के अंदर होमोजेनिटी देखने को मिलेगी, वो नहीं कुछ पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है कौन सी जड़ी बूटी कौन सा काम कर सकती है, ठीक है। कई बार मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा, ये काफी खतरनाक है। ये जो एक तरीके से ना मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, वो कई सारे लोगों को ले डूबती है। तो इसके ऊपर तो काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ में अगर बात करें इनिशिएटिव्स के, तो डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा के बारे में बात करते हैं। तो नेशनल आयुष मिशन आप लोगों को देखने को मिलता है, आधार क्रांति मिशन, ठीक है। इसी के साथ में न्यू पोर्टल ऑन आयुष सेक्टर के ऊपर, एसीसीआर पोर्टल आयुष जो यहाँ पर संजीवनी ऐप बनाया गया यहाँ पर। तो गवर्नमेंट ने कोई कमी छोड़ी नहीं है, कमी कसर कोई छोड़ी नहीं है कि आप लोगों तक चीजों को पहुंचाया जाए, पर लेकिन अब आप लोगों को देखना है कैसे यहाँ पर काम करना है। एक छोटा सा और आप लोगों को यहाँ पर एक स्लाइड है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि इंडिया का जो मेडिसिन सिस्टम है कितने पुराना है। यहाँ पर आयुर्वेदा कितना है, सिद्धा कितना है, यूनानी कितना है, योगा और नेचुरोपैथी, और ये बेसिकली होम्योपैथी। तो इसमें पुरानापन आप लोगों को देखने को मिलेगा, कब से इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो नॉलेज जो है वो हम लोग ले रहे हैं, और इसी की नॉलेज को हम लोग आज के में कोशिश कर रहे हैं कि इसको कम से कम एक डिजिटल फॉर्म में लेकर आएं, क्योंकि कल को चलकर कई सारे लोग आते हैं उठकर पता नहीं कहाँ से सोचकर और बोलते हैं हम लोगों ने ये चीज़ खोज डाली, तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखनी है। तो उसके चलते इस नॉलेज को हम लोग को प्रॉपर लेकर आना पड़ेगा और सिस्टमेटिक वे में इसको लोगों तक पहुंचाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पर डाले गए स्लाइड के अंदर में, हल्का सा स्लाइड डाउनलोड कर लिया करो यार। इसके अंदर और भी कई सारी चीज़ें मैं ऐसे डाल देता हूँ कि मैंने कहा बाद में भी अगर पढ़ने बैठो तो आप लोग समझने बैठो, कल को समझना हो आप लोगों को
आयुर्वेदा एलोपैथी में क्या क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए भी कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो कई सारी स्लाइड में इसके अंदर डाल देता हूँ एक्स्ट्रा, जो मुझे लगती रहती है ना कि चलो ये भी डाल देनी चाहिए। तो इनको आप लोग देख लिया करो यार, पीपीटी को जरूर डाउनलोड किया करो आप लोग, कम से कम एटलीस्ट एक बार नजर डाल लिया करो डाउनलोड करके, ठीक है। ये क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, मेरे पास कई सारे बच्चे बोले हैं 1.5 घंटा सर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। मेरा बस चले ना, मैं 2 घंटे 3 घंटे लेक्चर को बना दूँ। जब ढंग से चीज़ें एक्सप्लेन करने में मन लगता है ना, तब चीज़ें पढ़ने में मजा आता है और पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं, पर लेकिन वही है, ज़्यादा लिमिटेशन थोड़ा सा वो नहीं हो जाएगा फिर कि सारी चीज़ें स्पून फीडिंग हो गई बिल्कुल ही। तो कोशिश करो कि कुछ चीज़ें जो पढ़ ली जाती हैं उनको खुद से भी आप लोग एनालाइज किया करो। इसीलिए एक ढांचा आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ। अब आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ा सा आप लोग भी उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि इनिशिएटिव क्या है यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा, तो कौन कौन से यहाँ पर है ये इनिशिएटिव के नाम है, तो ये आंसर आप लोगों को देने हैं। तो नेशनल जो आयुष मिशन होगा, आधार क्रांति मिशन हो गया, न्यू पोर्टल ऑन आयुष जो सेक्टर हो गया, एसीसी पोर्टल या आयुष संजीवनी ऐप हो गया, तो ये सारे के सारे अभी आप लोगों को बताएं, तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नारा आयुर्वेदा, सत्व आयुर्वेदा, इसी के साथ में यहाँ पर ये वृक्ष आयुर्वेदा, तो ये किस किस से रिलेटेड है। जैसे बोला ना कि इंसान से रिलेटेड है या फिर जानवर से रिलेटेड है या फिर जीव जंतु पेड़ पौधे से रिलेटेड है, तो इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाएगा और पूछ लेंगे, आप लोगों को मैच करना है पेयर में। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं यार एग्जाम में डायरेक्टली। अभी आप लोग देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो आंसर क्या है, आंसर यहाँ पर ए सही है, ठीक है। क्या सही है, ए। सत और जो वृक्ष, वृक्ष तो आप लोग नाम से समझ सकते हैं, वृक्ष के बारे में बात की जा रही है, तो एनिमल थोड़ी ना होगा, वृक्षा, ठीक है, तो नाम से ही समझ सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट दोनों के उल्टे कर दिए यहाँ पर, तो वन पेयर सही हो गया बस ओनली, और ये हो गया आप लोगों का आंसर राइटिंग का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोगों को देखना है। बात की जा रही है कि हाउ इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्टिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन फ्रॉम जो पेटेंटिंग बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, यानी कि ऐसे नहीं कि हल्दी जो है वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, ठीक है, तो यहाँ पेटेंट कर रहे हैं फ्रांस में, भाई साहब हल्दी जो है इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, फ्रांस में शायद यूके में। हमने बोला ओ भाई हमारे बाबा दादा नाना नानी पता नहीं कब कब बता के चले गए, तुमको लग रहा है तुम लोगों ने कुछ नया खोज दिया तो गलत बात है ये। तो हम लोगों ने बोला कि डिजिटल फॉर्म में लेके आओ भाई, ये तो नए नए पेटेंट बना रहे हैं बिना सर पैर वाले हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज के। तो इसके चलते यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में बातें करना स्टार्ट कर दी, ताकि सिचुएशन को डिजिटल फॉर्म में लाया जा सके और कोई भी सर्च करे तो उसके सामने खुलकर आ जाए कि ये ले तुम्हारे सामने पूरा डेटा है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है, हाँ मैं बातें नहीं कर रहा हूँ मैं ठीक है, आंसर राइटिंग में क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ पर ये। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फीडबैक जरूर दे दिया करो यार, जैसा भी आप लोगों को लगता है, और क्वेश्चन अगर लगता है कोई डाउट है तो उसको भी पूछ लिया करो, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन है आज के डेट में मिनिस्ट्री आयुर्वेदा के मिनिस्टर कौन है, ये भी आप लोग क्वेश्चन बताना है। तो देखता हूँ सही आंसर कौन देता है, ओके। तो यहाँ पर आप लोग इसको देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि डिस्कस करना है रोल एंड रिलीवेंस जो भी है यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 21st सेंचुरी के अंदर में क्या है और क्या नीड है इसके अंदर रिफॉर्म लाने की, क्या सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हम लोग को सुधार लेकर आना चाहिए। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर कि इसकी भूमिका क्या है और क्या इसके अंदर कोई रिफॉर्म लेकर हम लोग को आना चाहिए। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या इसके राय है, वो राय आप लोगों को बतानी है। आर्टिकल क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर इसकी मीटिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है और इंडिया ने बोला है कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज, यानी कि जितनी भी देश हैं यहाँ पर उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पर बातें करनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी आप लोग का आर्टिकल बन सकते हैं। रिसेंटली अभी जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा यहाँ पर एड्रेस किया गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में और प्रमोट किया कि कॉमन सिक्योरिटी थ्रू डायलॉग एंड द कोऑपरेशन, कि सबकी सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर बातें करनी है। तो ये मुद्दा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज की डेट में कोई पूछ ले आप लोगों से कि 5 परमानेंट मेंबर कौन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, तो 5 परमानेंट मेंबर के साथ साथ में आप लोग को नॉन परमानेंट मेंबर भी पता होना चाहिए, वो भी पूछ ले आते हैं। तो रसिया है परमानेंट मेंबर, इसी के साथ में यूके है, यूएसए है, चाइना है और फ्रांस आप लोगों को परमानेंट मेंबर देखने को मिलेगा। तो ये 5 पांडव हैं आज की डेट में जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर रखते हैं। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि इन 5 में से किसी एक ने भी बोल दिया कि इस घर के अंदर में जिसको आप लोग यूएन बोल रहे हो कोई काम नहीं होना है, तो वो नहीं होना है, यानी कि 5 का सहमत रहना जरूरी है उस काम को करने के लिए। तो जो वीटो पावर का मतलब होता है कि वीटो कर देना, किसी एक ने भी वीटो कर दिया तो वो काम नहीं होगा। तो ये 5 परमानेंट मेंबर है। बाकी नॉन परमानेंट मेंबर कौन है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर अल्बेनिया, ब्राजील, गबन, घाना और अपनी कंट्री भी है यहाँ पर, ठीक है, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको, नॉर्वे और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो टोटल मिलाकर 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 आप लोगों को परमानेंट और 10 आप लोगों को नॉन परमानेंट मेंबर देखने को मिलेंगे।
हम लोग यहां पर एज ए नॉन परमानेंट मेंबर हैं। क्या पहली बार हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर बन रहे हैं? ऐसा नहीं है भाई साहब, ये मौका हम लोग को पहले भी मिल चुका है। तन्नोवेट्स मनु में कहता है कि पहले भी घोड़ी पे चढ़ा हूं, ठीक है। तो हम लोग पहले भी यूएन की घोड़ी पर चढ़ चुके हैं। 1950 से 1951 में पहली बार चढ़े थे, 1967 से 68 में दूसरी बार चढ़े, 1972-73 में तीसरी बार चढ़े, 77-78 में चौथी बार चढ़े। तो याद रखिएगा 1984 से 1985 तक का यहाँ पर पांचवी बार, फिर यहाँ पर छठी बार पढ़े 1991 में, सातवीं बार चढ़े यहाँ पर 2011 में, और अभी 8वीं बार हम लोग चढ़े हैं 2022 में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 8वीं बार हम लोग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हम लोग यहाँ पर बन चुके हैं और नॉन परमानेंट मेंबर की कैटेगरी में हम लोग यहाँ पर आते हैं। आज की डेट में याद रखिएगा हमारी कंट्री से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उनके नाम भी क्या होगा एक सेकंड यार, उनके नाम भी कई बार आप लोगों से यहां पर पूछ लिए आते हैं, ठीक है। तो रुचिरा कंबोज, आप लोग यहां पर इनका नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। कल को चलकर वनडे टाइप एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। 1945 में यहां पर इसको बनाया गया, जो कि आप लोग समझ सकते हैं 193 इसके अंदर आज के डेट में आप लोगों को मेंबर देखने को मिलेंगे। कहां कहां से आते हैं मेंबर निकलकर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। परमानेंट मेंबर तो मैंने बता दिया कि 5 है भाई साहब परमानेंट मेंबर। बाकी के जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे 2 साल के लिए चुने जाते हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर। 3 अफ्रीका से आते हैं, 2 एशिया से आते हैं, 2 लैटिन अमेरिका से, 2 वेस्टर्न यूरोप या अदर से, और ईस्टर्न यूरोप से एक मेंबर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से पैटर्न आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आता है। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी यूएन के अंदर में। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर पूछा जाए आप लोगों से किसी के द्वारा एक क्वेश्चन, तो आप लोग बताएगा कि जो वीटो पावर है वो यहाँ पर कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है। यहाँ पर इसका जो आर्टिकल है ये आप लोगों से आई थिंक शायद एसएससी या फिर कहीं पर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आगे भी रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से, और यूपीएससी के अंदर भी स्टेटमेंट देकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों के पास में होती है ना, तो उससे आंसर राइटिंग भी आप लोग की इंप्रूव होती है, क्योंकि आप लोग जब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं तो सामने वाले को भी लगता है कि इंसान को पता है कुछ चीजें। तो इस तरीके से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोगों का आंसर का जो लेवल है वो आप लोगों का बढ़ा देती है, ठीक है। तो अभी यूएन में बोला गया कि कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए यहाँ पर, कि कहीं ना कहीं लोगों के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, हर एक देश जो है वो अपने आप में एक सोवरन कंट्री है, सोवरन संप्रभुता है उसकी खुद की, ठीक है। तो इसलिए कोई भी उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी वो जरूरी है, और वो जब होगा जब अगर कोई ऐसे टेररिज्म के जो इशू आते हैं उनको हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। तो यहाँ पर मिलकर डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर कटाक्ष कसते हुए बोला गया हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कि डबल स्टैंडर्ड रखने वाले देश बहुत ज्यादा हैं। जैसे पाकिस्तान खुद जो है वो टेररिज्म फैला रहा है, और उसके बाद में फिर यहाँ पर बोला है कि मैं भी टेररिज्म का शिकार हूं। चाइना जो कि बोलता है टेररिज्म को खत्म करना है, इवन संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इस बदतमीज ने बोला कि टेररिज्म को खत्म करना है। ओ भाई साहब, तुझे टेररिज्म को खत्म करना है, और जब हम लोग बोलते हैं टेररिज्म को खत्म करना है तो यहाँ पर उसके ऊपर जब कोई कार्रवाई होती है तो ये उसको वीटो कर देते हैं, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। तो ऐसी हरकतें ये करते हुए नजर आते हैं। तो इसको कहते हैं कि दो धारी तलवार है ये, डबल स्टैंडर्ड। एक गिरा हुआ इंसान नहीं बोलते हैं, जो पहले बोलेगा ये काम करूंगा, फिर बोलेगा नहीं यार पलट गया टाइम पर आने से बाद से। तो ये आप लोगों को इस तरीके के इंसान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये ऐसे इंसानों से जिंदगी में चाहे वो कितना भी प्रोडक्टिव क्यों ना हो, ऐसे इंसानों से हमेशा डिस्टेंस बना के रखना, क्योंकि जब भी मौका मिलेगा वो तुरंत आप लोगों का गला काट के आगे निकल जाएगा। ये रियलिटी बोल रहा हूं मैं। कोई भी इंसान अगर आप लोगों को जिंदगी में धोखा दे चुका है तो आप लोग उससे बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना, क्योंकि जब भी फायदा मिलेगा उसको तुरंत आप लोग का फायदा उठा के निकल लेगा। तो कोशिश करो कि ऐसे इंसानों से डिस्टेंस बना के आप लोगों को रखनी है। चाइना पर भरोसा हम लोग कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान में जब भी टेररिज्म को रोकने की बात आती है तुरंत वो उसकी गोदी में बैठा लेता है पाकिस्तान को, और तुरंत उसको रोक देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरे के चलते कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारे मुद्दे यहाँ पर जरूरी है टैकल करना, ठीक है। तो अभी कंसर्न उसी को लेकर है यहाँ पर। वैसे अगर बात करें यूएन के अंदर में 5 आप लोगों को ऑर्गन देखने को मिलेंगे। जनरल असेंबली हो गया, ट्रस्टशिप काउंसिल हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया। तो ये अलग अलग ऑर्गन अलग अलग तरीके से काम करते हुए नजर आज की डेट में यहाँ पर आप लोगों को आते हैं। तो बेसिक चीजें हैं यूएन के बारे में। अगर कल को कोई पूछ ले, एक स्लाइड यहाँ पर आप लोगों के लिए डाल दी है कि कब कब हम लोग यहाँ पर मेंबर बने और उस टाइम पर हमारे द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं, ठीक है। तो हल्का सा देख लेना, कोरियन वॉर थी उस टाइम पर यहाँ पर हम लोग बने, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये यूएन के अंदर में और रिजोल्यूशन लाया गया, को स्पॉन्सर टू मिशन टू साइप्रस वाला मुद्दा लाया गया। तो बांग्लादेश वाला मुद्दा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला। तो बहुत सारे ऐसे लेबनान और पैलेस्तीन वाला इशू। तो आप लोग हल्का हल्का सा इसके बारे में अगर और जानना चाहते हैं डिटेल में, तो इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। बाकी अगर बात करें
इंडिया इलेक्टेड किया गया नॉन परमानेंट मेंबर अभी यहाँ पर 2021-22 के लिए, फिर आगे एक टर्म यहाँ पर 22-23। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा शानदार वोटिंग हम लोग को मिली, 194-193 मेंबर में से हम लोग को सपोर्ट किया। और ये मेंबर जो थे यहाँ पर, ये मोस्टली इलेक्टेड मेंबर है। सबसे ज्यादा बार चुने जाने वाले मेंबर है जापान, दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना, चौथे नंबर पर इंडिया, और पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर आप लोगों को यूएसए देखने को मिलेगा, उससे सपोर्ट यहाँ पर काफी ज्यादा मिलती है। तो ये कुछ ऐसे मेंबर हैं। आप लोगों से पूछा सबसे ज्यादा बार चुने जाने वाले मेंबर कौन से हैं यूएन के अंदर में, तो ये पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के अंदर अगर बात करें तो उसके ऑर्गन के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो कौन कौन से उसके ऑर्गन है, तो ट्रस्टशिप काउंसिल बोला गया है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरपोल की बात की जा रही है। अगर आप लोग ध्यान से सुने, इसका क्वेश्चन का आंसर वीडियो को पॉज करके एक बार दे लिया करो यार, क्योंकि उसका मतलब आर्टिकल का तभी होगा यार। जब मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूं ना, उसका बेसिक मतलब तभी निकल कर आएगा जब आप लोग खुद से एक बार आंसर दें। ठीक है, तो मैंने कहीं पर भी इंटरपोल बोला? बिल्कुल नहीं बोला, तो आंसर क्या होगा? ए हो गया। ठीक है, तो डिटेल में आंसर है यहाँ पर आप लोगों के सामने, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं कि नॉन परमानेंट मेंबर जो है रीजन में, यूरोप के अंदर में 2, लैटिन अमेरिका के 3, एशिया का 1, अफ्रीका के 3, ये देखने को मिलते हैं। तो सही कौन सा पेयर है? ओनली 1 पेयर, ओनली 2, ओनली 3, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो चूज कर लीजिए आप लोगों का आंसर क्या होगा। यहां पर आप लोगों के सामने सारी चीजें दे रखी हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में, जिसमें बताया था कि कौन कौन से एरिया से कौन कौन से मेंबर यहां पर निकल कर आते हैं। तो अफ्रीका से 3, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, ये इस तरीके से। तो यहां से आप लोग क्वेश्चन आंसर ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आर्टिकल को शानदार तरीके से आप लोग कवर करना है। कोई भी डाउट हो तो कंफ्यूजन को दूर कर आप लोग को आगे बढ़ना है, और फीडबैक की जो चीज है वो आप लोग जरूर दिया करो। समझ में नहीं आया, डाउट है तो पूछ लिया करो। ओके, ये आर्टिकल आगे बढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि हमारे देश के किसान जो हैं वो आज तक भी प्रॉपर वे में क्यों अपना काम जो है वो अपनी लाइफ में एक अच्छा मुकाम जो है वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों से इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ ले, आप लोग एक किसान परिवार से आते हैं, तो आप लोग इसके बारे में क्या बातें बोलोगे? देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना, अगर आप लोग कुछ काम करते हैं, आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट करी अपनी, आप लोगों ने पूरी एनसीईआरटी खत्म कर ली, आप लोगों ने आंसर राइटिंग कर ली, पर लेकिन आगे चलकर सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब हो गया कि ये कहेंगे कि भाई साहब टाइम पास कर रहा था। ठीक है, यानी कि ढंग से काम नहीं किया। सेम पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब तक किसान जो है अपने खेतों में कमा रहे हैं, पर लेकिन उसको हम लोग प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग बीच में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हम लोग नहीं डाल रहे हैं, एक प्रॉपर प्रोडक्ट निकल कर नहीं आ रहा है जिसको फाइनल प्रोडक्ट बोला जाए, तो तब तक किसानों की इज्जत नहीं होगी। मतलब अगर हमारी कंट्री में जो भी रॉ मटेरियल निकल कर आता है एग्रीकल्चर से, उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो तब कहा जाएगा कि हाँ किसान जो है वो काफ़ी कुछ यहाँ पर काम कर रहे हैं। वरना रॉ मटेरियल ले जाकर बेच देना तो उसका कोई सोल्यूशन बचता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर काम करना जरूरी है। आप लोग यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर बात की जा रही है कि डिस्कस द फैक्टर फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्री, जो बेसिकली एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, उत्तर पश्चिम भारत में जो भी हमारे कृषि आधारित खाद्य, जो भी यहाँ पर प्रसंस्करण जो उद्योग हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो लोकल किस तरीके से उसके ऊपर इंपैक्ट डालता है लोकल फैक्टर। इसी तरीके से यहाँ पर ये बात की गई आप लोगों से बेसिकली एक तरीके से। सुनो एक मिनट, ये दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हो गया। ये यहाँ पर ये हिंदी बेसिकली पुराने वाले की रह गई। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है कि पॉलिसी के बारे में बताना गवर्नमेंट की, ताकि फूड प्रोसेसिंग से जो भी चैलेंज है उनको टैकल किया जा सके। 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर बात की जा रही है कि क्या चैलेंज और अपॉर्चुनिटी है फूड प्रोसेसिंग के अंडर में, तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पर एक तरीके से इसको फूड प्रोसेसिंग को एनकरेज कर सकते हैं। इसी के चलते 2022 में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि आप लोगों को जो स्कोप या फिर सिग्निफिकेंस है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं 2019 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया। तो फूड प्रोसेसिंग इतना इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है? इसका बेसिक रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रॉ मटेरियल तो है हमारे देश में, पर लेकिन हम लोग उसको मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपना रॉ मटेरियल बाहर भेज देते हैं और फिर बना बनाया सामान हम लोग लेकर आते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसी को कंप्लीट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया यह है कन्वर्जेंस पोर्टल, जो कि यहाँ पर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, प्रधानमंत्री जो माइक्रो फूड जो एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम PMFM जो इसी के साथ में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है ये कन्वर्जेंस जो मॉड्यूल है।
इसमें क्या रहेगा बेसिकली, इसमें ये रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, फूड प्रोसेसिंग के ऊपर फोकस करेंगे। प्रोसेसिंग का मतलब जैसे आप लोगों को मैंने बताया, आप लोग क्या करते हैं, टमाटर आप लोग लेकर आए, टोमेटो आप लोगों ने क्या किया, उसका टोमेटो सॉस बना दिया। आप लोग आलू लेकर आए, उसके आप लोगों ने आलू की भुजिया या फिर चिप्स बना दिए, तो उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ा दी आप लोगों ने, लंबे समय तक उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये पूरा प्रोसीजर जो होता है ये एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इससे अगर हम लोग आप लोग को देखकर चलेंगे, अपने किसानों को हम लोग इस लेवल पर लेकर आ पाते हैं, तो हमारे किसान जो हैं वो एक बिजनेसमैन की तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। आज की डेट में क्या कर रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि किसान के फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग ढंग से फोकस नहीं कर पाए। तो इसके चलते बेस्ट एबिलिटी अगर हम लोग यूज कर पाते हैं तो उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, और इसी के चलते हम लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे जब इस एरिया को ढंग से लेकर आ पाएंगे, क्योंकि तभी हम लोगों को सर्व कर पाएंगे। और यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी का जो नारा है यहाँ पर, और वोकल फॉर लोकल के बारे में बात की जा रही है, यानी कि अपने ही देश में अपने ही प्रोडक्ट का हम लोग को इस्तेमाल करना है। तो ये सारी बातें कहाँ से निकल कर आती है, ये सारी बातें निकल कर आती है कि जब अपने देश में हम लोग प्रॉपर वे में फोकस करके चलेंगे। अगर आप लोग एक किसान परिवार से आते हैं, मैं आप लोगों को फिर बोलता हूँ ये बार बार बातें, ये क्वेश्चन आप लोगों के इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे कि आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे देश में क्या दिक्कतें देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड। तो अगर आप लोग उसके बारे में नॉलेज नहीं रखोगे, खासकर जिस भी एरिया से आते हैं, तो आप लोगों को उसकी नॉलेज रखनी है, बेसिक नॉलेज एटलीस्ट आप लोगों को होनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस भी फील्ड से आप लोग आते हैं, अगर आप लोग उसकी नॉलेज रखकर नहीं चलोगे तो बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके ऊपर याद रखिएगा। तो यहाँ पर बेसिक पर्पज ये कि फूड प्रोसेसिंग को हम लोग को आगे लेकर चलना है, और सही डायरेक्शन में यहाँ पर इसको आगे लेकर चलेंगे, तभी हम लोग उससे रिजल्ट भी लेकर आ पाएंगे। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर महिलाएं भी काफ़ी लार्ज स्केल पर काम करती हैं। अगर बात करें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये इंफ्रा फंड, इसका मतलब ये होगा कि एग्रीकल्चर में ढांचागत विकास कैसे करना है, तो उसको पैसा देना है, किस तरीके से हम लोग इनके ऊपर एक तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पर दिया गया, जैसे कि 1 लाख करोड़ दिया गया 2020-21 से लेके 25-26 तक का, ताकि यहाँ पर प्रॉपर वे में चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो यहाँ पर खासकर देखिए कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई किसान है, ठीक है, उसको सबसे बड़ी बात है कि अगर कोल्ड स्टोरेज चेन बनानी है वहाँ पर, यानी कि खेतों में से टमाटर निकाले, और वो डायरेक्ट तो मार्केट से पहुँचेंगे नहीं, खेतों में से सेब निकाल कर ले डायरेक्ट तो मार्केट तक पहुँचेंगे नहीं, संतरा लाए डायरेक्ट तो मार्केट से पहुँचेंगे नहीं, तो कई बार वो प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनको पीरिसेबल आइटम आप लोग बोलते हैं, जो कि खराब हो जाते हैं। तो उनके लिए कोल्ड स्टोरेज चैन बनाना जरूरी है। जैसे खेतों में कोल्ड स्टोरेज चैन बना दी, जब लगा कि यहाँ से निकाल कर लेकर जाना है, फिर उसको निकाल कर लेकर चले गए। तो इस तरीके से यहाँ पर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें फंड प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की गई, ताकि सिचुएशन को सही तरीके से आगे लेकर चला जा सके। और कई सारे आप लोगों यहाँ पर जैसे कि कई सारी स्कीम, जैसे मैंने आप लोगों से जिक्र किया, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा देगी यहाँ पर, और फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है मिनिस्ट्री, वो यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर रही है। फोकस क्या है यहाँ पर कि पैकेजिंग के ऊपर फोकस देना है। पैकेजिंग मतलब जैसे मैंने अभी बताया, टमाटर है या फिर एप्पल है या फिर मैंगो है या फिर जो भी आइटम है, ठीक है, तो उनको कैसे हम लोग एक तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ढंग से लेकर चल सकते हैं, ये खेतों से कैसे यहाँ पर हम लोग इसको मार्केट तक पहुँचा सकते हैं, तभी तो किसानों को पैसा मिलेगा। और बिचौलियों को हटाकर, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, सबसे बुरी कंडीशन हमारे देश में ये है कि जो किसान खेतों में अपनी दही तुड़ा रहा है, अपनी हेल्थ बर्बाद कर रहा है, वो किसान को उसका प्रोडक्ट का प्राइस नहीं मिल पाता है, उससे ज़्यादा तो बिचौलिया खा जाता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर बात करें तो इसी को कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बड़े बड़े मेगा फूड पार्क बना रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज चेन है जिसमें सामान रखा जाए लंबे समय तक, वो बनाए जा रही हैं। इसी के साथ में एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक क्रिएट किए जा रहे हैं कि सामान यहाँ पर आ गया, उसको आगे लेकर जाना है, पीछे करना है उस सामान को, वहाँ से कहाँ पर पहुँचाना है। तो फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी जरूरी है, किस तरीके से आप लोगों को प्रिजर्व करना है, वो सारी चीज़ें, क्वालिटी कैसे रखनी है, और ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशन का काफ़ी बड़ा रोल रहेगा। तो गवर्नमेंट काफ़ी बड़े रोल प्ले कर रही है, इसलिए दुनिया भर के इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए। और अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रही है। वैसे यहाँ पर अगर बात करें एग्रीकल्चर और जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एपेडा जिसको बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर दिया जाता है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोडेक्स यहाँ पर एलिमेंटेरियस कमीशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया था। कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि अलग से एक पूरा टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो कमीशन है यहाँ पर, अगर इसके बारे में बात करें, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1963 में, जब हमारे देश में इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई,
तो उसके जस्ट 1 साल बाद में यहाँ पर इसको स्टेब्लिश किया गया। ये इंटरनेशनल लेवल की बॉडी है, हमारे देश की बॉडी नहीं है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर 2 पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर इसको बनाया गया। एक तो क्या है, एक तो है WHO, यानी कि जो आप लोग जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी कौन सी हो सकती है अगर कॉमन सेंस से आप लोगों से पूछा जाए, वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया। तो इसका बेसिक पर्पज यहाँ पर क्या है, इसका बेसिक पर्पज ये है कि आज की डेट में हम लोग क्या कर सकें, जो फूड है उसको एक सही क्वालिटी का रख सकें। हम लोग क्या इसके स्टार्टिंग से मेंबर है जब बनाया गया 1963 में? नहीं, हम लोगों ने बोला कि पहले तुम बन जाओ और बनने के बाद में बताओ कि हाँ तुम कैसे हो, उसके बाद में हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने 1964 में यानी कि 1 साल तक वेट किया और उसके बाद में हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया। तो इसके अंदर आप लोगों को मेंबर देखने को मिलेंगे और बेसिक इसके लिए जो बजट है वो भी WHO एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की साइड से यहाँ पर निकल कर आता है। तो ये जो कमीशन है ये फूड का स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है तो उसको डिसाइड करता है, ताकि कोई भी दिक्कतें देखने को नहीं मिले। तो याद रखिएगा कि फूड स्टैंडर्ड क्या रहेगा उसके बारे में यहाँ पर बात करता है ये, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा लगता है यार ये पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है। इस तरह की फीलिंग आप लोगों को निकल कर आती है कि यार ये क्या है, इसके बारे में तो सुना नहीं है, कुछ ऐसा शब्द आ गया कि ऐसा लग रहा है कि कुछ और ही दुनिया का प्राणी है, कि कोई सैटेलाइट है, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग हल्का सा तो आइडिया कम से कम रख सकते हैं। आंसर राइटिंग तो मैंने आप लोगों को बात करी ली, 3-4 क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। ये स्कीम है जिसकी अलग अलग स्कीम भी आप लोगों की तैयार हो रही है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। तो एग्रीकल्चर के बारे में अगर आ जाए तो याद रखिएगा बात की जा रही है इसके अंदर में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर बोला गया इसका कौन कौन कॉम्पोनेंट है, तो मेगा फूड पार्क, जो यहाँ पर बात की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, ह्यूमन रिसोर्स एंड इसी के साथ में जो इंस्टीट्यूशन है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और जो वैल्यू एडिशन जो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। याद रखिएगा ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया। तो इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस करने से लंबे समय तक चीज़ें आप लोगों को याद रहती हैं, प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। इसी के साथ में जो कन्वर्जेंस जो मॉड्यूल है उसमें बात की जा रही है किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है यहाँ पर, ये दोनों के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया, जो कि मैंने अभी डिस्कस भी किया था आप लोगों से। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर प्रीलिम्स से पूछा गया यहाँ पर, और ये है किसके बारे में, मेगा फूड पार्क के बारे में। 2011 में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि सही स्टेटमेंट क्या है। बात की जा रही है कि ये एक ढांचागत विकास करेंगे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाना है। नाम से ही लग रहा है मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे जहाँ पर सामान लाया और बेचा जा सके। दूसरा बोला कि इंक्रीज करेंगे प्रोसेसिंग, जो भी यहाँ पर पीरियशेबल यानी कि ऐसे आइटम जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है, और वेस्टिंग को जो है वो खत्म करेंगे। यानी कि जो एक तरीके से टमाटर आए पता चला खराब हो गए तो बर्बाद हो जाएंगे वहीं पर वो, तो उनकी बर्बादी को रोकेंगे यार। ये अच्छा है ना। यहाँ पर ये कई सारी स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसका जो बेस है उसी में गलती आप लोगों को नजर आएगी। बोला गया कि प्रोवाइड करेंगे एमर्जिंग और इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्निक, जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी टू द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। बिजनेसमैनों को चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। अरे बिजनेसमैनों के लिए थोड़ी, किसानों के लिए ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो अगर माइंड में एक बार को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। और फूड प्रोसेसिंग जो है यहाँ पर ये एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग को आगे लेकर भी चलना है। कल को चलकर बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया ये लेक्चर भी आप लोगों के सामने है, हम लोग कैसे प्राइमरी से सेकेंडरी पर पहुंचेंगे और सेकेंडरी से टर्सरी पर पहुंचेंगे। तो ये जरूरी है। तो हम लोग इस सेक्टर से यहाँ पर इस पर पहुंचते हैं डायरेक्टली, पर लेकिन फूड प्रोसेसिंग जो है वो यहाँ पर आएंगे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में। तो इसको डेवलप करना है ताकि यहाँ पर हम लोग जॉब क्रिएट कर सकें। हमारी कंट्री में नॉर्मली पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है कि प्राइमरी से सीधे टर्सरी पर पहुंच गए। एक कंट्री की इकोनॉमी अगर ढंग से बढ़ेगी ना तो पहले प्राइमरी सेक्टर बढ़ेगा, फिर सेकेंडरी बढ़ेगा, फिर टर्सरी बढ़ेगा। जैसे चाइना की इकोनॉमी आप लोग ले लो। पर हम लोगों ने क्या किया, सेकेंडरी सेक्टर को गायब कर दिया मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि बने बनाए प्रोडक्ट बाहर से लाए, खाए पिए और मजे लिए। वो गलत था काफ़ी ज़्यादा। अब जाकर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाए गए, उनसे थोड़ी सी आशा लगाई जा रही है कि हाँ सिचुएशन जो है आने वाले टाइम में कुछ सुधर सकती है। तो इसलिए जरूरी है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर काम करना। एक टाइम था जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आप लोग देखते हैं एग्रीकल्चर जो था वो आसमान में था। 50% से ज़्यादा है जो हमारी कंट्री की जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में ये 50% से ज़्यादा जो था वो यहाँ पर एग्रीकल्चर का शेयर था। अभी फिलहाल एग्रीकल्चर का शेयर घटकर जो है वो सबसे नीचे आ गया है।
इंडस्ट्री यहाँ पर उसी पैटर्न में चल रही है और सर्विस सेक्टर सबसे टॉप पे है। इसीलिए कहते हैं हमारी कंट्री में जॉबलेस ग्रोथ है, कि ग्रोथ तो आ रहा है, जीडीपी अच्छी चल रही है पर लेकिन जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर से ग्रोथ आ रहा है और सर्विस सेक्टर में जाते हैं पढ़े लिखे लोग, स्किल्ड लोग। अगर स्किल नहीं होगी तो वहां पर लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। जहां जॉब मिलनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, वो ऐसे ही चल रहा है रो रो कर, और एग्रीकल्चर वैसे ही नीचे आकर बढ़ चुका है। तो इसलिए ज्यादा जनता यहाँ पर है पर ग्रोथ यहाँ से आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया के अंदर में जॉबलेस ग्रोथ क्यों है। और यहाँ पर यही क्वेश्चन जो था ये इंटरव्यू में पूछा गया था एक बच्चे से, ठीक है। उसने पूछा था कि सर आपने वो जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें से बना था, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को जब एनसीईआरटी पढ़ाया था उसमें भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। तो जॉबलेस ग्रोथ बोला क्यों जाता है? क्योंकि ग्रोथ ऐसी जगह से आ रहा है जहां पर कम जॉब मिलती है लोगों को, उसके लिए स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए हमारे देश में जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यार। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग ये क्लियर होंगे तो आराम से ये बैंकिंग में भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसी के साथ में एसएससी वगैरह की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे एक बच्चा कह रहा है सर एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, यार ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आंसर दिया था। आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, हर एक एग्जाम में ये आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा उसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर के ऊपर लिखा नहीं होता ये एसएससी का है, ये यूपीएससी का है, ठीक है। करंट अफेयर तो यार करंट अफेयर है, तो उसको अच्छे से एंजॉय करिए आप लोग, ठीक है। एक पर्टिकुलर कानून है हमारे देश में जिसको बोलते हैं हम लोग आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग AFSPA भी बोलते हो। ये एक ऐसा कानून है जो हमारी आर्म जो फोर्स होती है उनको एक तरीके से सुपर हीरो बना देता है, यानी कि एक तरीके से उनको सुपर पावर दे देता है कि वो कहीं पर भी जाकर चीज़ों को चेक कर सकते हैं, कहीं पर भी छानबीन कर सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। यानी कि होल सोल अथॉरिटी उस एरिया की जो बन जाती है कहीं ना कहीं, वो आर्मी बन जाती है और उनसे कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता है। अगर कल को कोई गड़बड़ होती है तो क्वेश्चन किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले, उसके बाद में यहाँ पर इनके ऊपर कोई आंच आएगी। इस तरीके की पावर यहाँ पर दी जाती है। ये जो पर्टिकुलर कानून है जहां पर होते हैं वहां पर कई सारे लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, उनको ये लगता है कि आर्मी को बेइंतहा पावर यहां पर दे दी गई है। तो उसी के चलते यहाँ पर आर्टिकल है आप लोगों के सामने, ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो यहाँ पर सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम है यहाँ पर 1958 का, जो कि रिसेंटली अभी आसाम के अंदर में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये कुछ एरिया से गवर्नमेंट के द्वारा अभी विड्रॉ कर लिया गया है, जिसमें वेस्ट जो कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई जगह आप लोगों को देखने को मिलते हैं। होता क्या है देखिए, जहां पर भी ऐसा रहता है कि ये पर्टिकुलर एरिया सही नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कतें देखने को मिल रही है, वहां पर सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है, तो वहां पर इसको लगा देते हैं। और जहां पर लगता है कि चीजें थोड़ी सी नॉर्मल लग रही हैं तो वहां से इसको विड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली लगाया किन एरिया में जाता है, वहां पर लगाया जाता है जहां पर डिस्टर्ब एरिया आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मतलब जहां पर अशांत एरिया लगता है कि यहां पर कोई ऐसी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं जिससे हो सकता है कुछ ऐसा उपद्रव मचे कि बहुत सारे लोगों की यहां पर जान चली जाए। तो उसको रोकने के लिए यहां पर ये सिचुएशन आप लोगों के सामने आती है। तो गवर्नर ऑफ स्टेट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि राज्यपाल या फिर केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासक होते हैं, या केंद्र सरकार द्वारा, इनके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर इसको घोषित किया जाता है। और एक तरीके से यहाँ पर एक नहीं ऐसी कंडीशन यहाँ पर रखी जाती है ताकि जो फोर्सेस रहती है उनको ऐसी पावर दे दी जाए ताकि सिचुएशन को किसी भी हालत में कंट्रोल किया जा सके अगर कल को कोई उल्टी सीधी कंडीशन बनती है। तो ये सिक्योरिटी के लिए तो जरूरी है। अगर आप लोगों से कोई इंटरव्यू पूछ ले कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कंप्लीटली हटा देना चाहिए क्या, तो एक तरीके से आप लोग क्या करना है, हमेशा एक मिड पाथ लेकर चलना है, जिसको आप लोग बुद्धा वाला पाथ बोलते हैं। यानी कंप्लीटली हटा देना सॉल्यूशन नहीं है और कंप्लीटली सब जगह फुल पावर दे रहना वो भी सॉल्यूशन नहीं है। कम से कम अगर किसी को पावर दे रखी है तो वहां पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहनी चाहिए कि उस पावर का गलत इस्तेमाल न हो। ऐसी बातें कई बार बोली जाती है, तो ये बात आप लोग ध्यान भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिसके पास में पावर होती है वो इंसान अक्सर करप्ट हो जाया करते हैं, तो पावर करप्ट न करने दे इंसान को, उसके ऊपर ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। ओके, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से देकर पूछा जा सकता है कि ये चाइना प्लस क्या है, यानी कि चीन के साथ में +1 स्ट्रेटजी क्या है यहाँ पर, ये यानी कि चीन +1 रणनीति क्या है यहाँ पर, ये अगर कोई आप लोगों से पूछे तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। देखिए पहले क्या होता था, कोई भी कंपनी अगर कहीं पर जाकर उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहला उसका जो इन्वेस्टमेंट करने का डेस्टिनेशन जगह हुआ करती थी, वो हुआ करती थी चाइना। आखिर आप लोगों को लगेगा आखिर चाइना में ऐसा क्या है कि सब जगह छोड़कर दुनिया में चाइना में जाकर इन्वेस्टमेंट करना है। तो किसी भी काम को करने के लिए उसके पीछे कुछ रीजन होता है, और यहाँ पर क्या रीजन है, चाइना के अंदर में अगर कोई जाकर इन्वेस्टमेंट करता है, एक तो टैक्स वगैरह जो है वो काफ़ी कम रखती है चाइना की गवर्नमेंट, ताकि कोई भी कंपनी आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे तो आसानी से यहाँ पर उसको ज़्यादा सोचना ना पड़े, यार इससे ज़्यादा तो टैक्स ही देना पड़ जाएगा। दूसरा यहाँ पर ये पॉइंट याद रखेगा, दूसरा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा
पहला तो टैक्स काफी शानदार और शांत तरीके का देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर स्किल्ड लेबर फोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि जो लेबर फोर्स है उसके अंदर स्किल है, इनके द्वारा काफी लंबे समय से उनको ट्रेन किया गया है ताकि यहाँ पर कोई भी कंपनी आए तो उनको काम करने के लिए लोग मिल जाए और वो भी स्किल्ड, यानी कि एक प्रॉपर उनके पास में एक स्किल हो। ठीक है। तीसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जो लैंड वगैरह होती है उसके परमिट काफी आसानी से मिल जाते हैं और लैंड भी काफी आसानी से मिल जाती है। क्यों? क्योंकि चाइना के अंदर में जो चाइना गवर्नमेंट है मैक्सिमम प्रॉपर्टी लैंड वगैरह उसी के हाथ में है। हमारे देश में अगर कोई भी ऐसा काम हो जाए तो यहाँ पर बवाल मच जाता है जमीन के ऊपर। क्यों? क्योंकि जमीन जो आती है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर में आती है और जमीन को लोग इज्जत और बेइज्जती के साथ में भी जोड़कर देखते हैं। जिसके पास में जितनी ज्यादा जमीन वो इतना ही पावरफुल यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है। गांव में आज की डेट में भी जाओगे तो कई सारे जमींदार टाइप के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनके पास में आप लोगों को 100 या फिर 150-200 बीघे से भी ज़्यादा जमीन देखने को मिलती है। तो जमीन को रॉयल्टी के तरीके से, इज्जत के तरीके से देखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बेटा ऐसा मत करना, अक्सर सुनने को मिलता है कि माँ बाप ने जितनी जमीन बेसिकली बनाई है उससे ज़्यादा ही इसको करके जाना, उसको बेच मत देना। इससे बेसिकली समाज में इज्जत बेसिकली बर्बाद होती है कि हाँ माँ बाप ने तो कमा कर इतनी जमीन कर दी और बेटे ने उन्हें एक तरीके से लापरवाही में, दारू शराब में सब उड़ा डाली, जुआ खेलने में। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये सिचुएशन आप लोगों के सामने है जो कि आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो लैंड का जो यहाँ पर आसानी से मिल जाना, बाकी दुनिया भर के और भी परमिट रहते हैं, वो सारे परमिट बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं, जिसको कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यानी किसी को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आसानी से यहाँ पर बहुत परमिट मिल जाते हैं, जिसके चलते इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ते हैं और यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस खासकर एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें चाइना के अंदर में है। तो कोई भी देश कहीं पर भी अगर उसको सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है तो सबसे पहले माइंड में क्या आया? चाइना के अंदर लगाते हैं। तो चाइना के अंदर उनके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जा रही थी। पर लेकिन ये भ्रम, ये कि चाइना के अंदर जाकर शानदार तरीके से लाइफ को एंजॉय करोगे और सारी चीज़ चलती रहेगी, ये कोविड-19 ने तोड़ दिया। कोविड-19 ऐसा आया कि एक तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो भारी पड़ सकती है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, चाइना के साथ साथ में जो दूसरे देश हैं जैसे कि इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया यहाँ पर, ठीक है, थाईलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा या फिर आप लोगों को मलेशिया देखने को मिलेगा, इस तरीके के देशों में भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया ताकि ऑल्टरनेटिव के तौर पर कि चाइना में कल को चलकर यहाँ पर अभी बंद हो गया, सब चीज़ें ठप पड़ गई। तो किसी एक देश में चीज़ें ठप पड़ जाना तो इसका मतलब यह कि सारा बिजनेस ठप पड़ जाना, तो ये कितना सही है। तो इसलिए कहते हैं कि एक ही बेसिकली बास्केट में अपने सारे अंडे नहीं रखने चाहिए। मतलब आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि अगर सारे पैसे आप लोग एक ही जगह रख देते हो, ये तो मैं आप लोगों को सजेशन भी देना चाहूँगा। आप लोग अपने घर से कभी भी निकलते हो ना, कहीं बाहर आप लोगों को जाना है, हमेशा कोशिश करो कि अपने जो भी सारे पैसे होते हैं उसको एक पॉकेट में मत रखो। आप लोग कम से कम उसको एक आधा, मतलब मान लीजिए आप लोग 1000-2000 रुपये लेकर चल लो, तो कोशिश करो 500-1000 रुपये जो हैं आप लोग बैग में रख लो। 500-1000 रुपये अपने 1-2 अलग अलग पॉकेट में रखो, ताकि अगर पॉकेट भी मार ले, कोई चोरी भी हो जाए किसी तरीके से, तो एटलीस्ट इतना पैसा आप लोगों के पास में बचा रहे कि आप लोग घर पर वापस आ जाओ। तो इतनी कंडीशन होनी चाहिए। तो यही सिचुएशन यहाँ पर लोग कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री कर रहे हैं। तो कम से कम चाइना के अंदर कल को कोई उल्टी सीधी हरकतें होती है तो उनके पास में इतना होना चाहिए कि वो अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रख पाए, और इसी को चाइना प्लस स्ट्रेटजी बोला गया है यहाँ पर, ताकि ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन जो है उसको बेसिकली अवेलेबल रहे और चीज़ों को डाइवर्सिफाई किया जा सके। यहाँ पर कल को चलकर एक वैकल्पिक गंतव्य इनके पास में बना रहे और कोई भी ऐसी सिचुएशन निकल कर आती है तो ये उसको टैकल कर सके, ताकि यहाँ पर कल को बिल्कुल बिजनेस जो है वो ठप ना पड़ जाए। क्योंकि इन्होंने अभी देखा यहाँ पर कोविड-19 के टाइम पर चाइना की जो सिचुएशन रही वहाँ पर बिल्कुल सारी चीज़ें सील कर दी थी उनके द्वारा। तो ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन का जो काम है, जो कंपनीज का, उनके द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। तो चाइना प्लस स्ट्रेटजी, यानी कि चाइना के अंदर भी अपना बेस रखो, प्लस एक जगह एटलीस्ट और बेस बना लो, ताकि चाइना की बदतमीजी जो है उनके सर पर हावी ना हो। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आया समझ में? तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोग अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बताया ताकि कल को आप लोगों को दिक्कतें देखने को नहीं मिले। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का जरूर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये न्यूज़ जो है मैंने जब पहले देखा मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने कहा यार ये सही है, अगर आप लोगों को पता चल जाए कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी है, ये सूरज चांद तारे कैसे बने हैं, तो आप लोग बेसिकली उसको बनने का अगर प्रोसीजर भी देख पाओ तो कैसा रहेगा। मतलब जो बन चुकी है उसका तो एक अलग बात है, पर लेकिन जो नए नए तारे बन रहे हैं उनके प्रोसीजर को अगर देख पाओ तो कैसा लगेगा। तो यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बारे में याद रखिएगा, उसको बोलते हैं POC। ठीक है, LOC या फिर यहाँ पर POK की तरीके से नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर POC आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं पिलर्स ऑफ क्रिएशन।
यानी कि निर्माण के स्तंभ, हिंदी में अगर आप लोग इसको बोले तो ये पिलर्स ऑफ क्रिएशन या फिर निर्माण के स्तंभ क्या है यहाँ पर, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। नासा की एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है यहाँ पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पर उसके द्वारा, नासा की याद रखिएगा, और नासा किस देश की एजेंसी है, जैसे हमारे देश में इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंट्री में सारे स्पेस से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सारे यहाँ पर इसके द्वारा किए जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर स्पेस से रिलेटेड जो काम किए जाते हैं यूएसए में, वो नासा के अंदर किए जाते हैं, और नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है। तो यहाँ पर इसके द्वारा भी ये बताया गया कि जब स्टार्टिंग में यहाँ पर जो तारे बनते हैं यहाँ पर, तो वो एक काफी डेंस क्लाउड रहते हैं, यानी कि बादल रहते हैं काफी घने, और उसमें से यहाँ पर ये निकल कर आता है यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है जिसको बोलते हैं पिलर ऑफ क्रिएशन। तो नासा का जो जेम्स वेब ये स्पेस टेलीस्कोप है, इसके द्वारा कैप्चर कर लिया गया है वो पर्टिकुलर स्टार फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी कि जो स्टार यानी कि जो तारे बनते हैं उसके प्रोसीजर को इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है, यानी कि कैसे कैसे वो हो रहा है इस टेलीस्कोप ने यहाँ पर उसको कैप्चर कर लिया है। तो ये अपने ही आप में काफी बड़ी बात है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर ये 3 डायमेंशनल पिलर आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां से यहाँ पर ये चीजें निकल कर आ रही है, और इसके अंदर से जो चीजें अपियर हो रही हैं तो उसको यहाँ पर इसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ पर सेमी ट्रांसपेरेंट इन द नियर इंफ्रारेड लाइट आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यानी कि इसके द्वारा जो आइडेंटिफाई किया गया उसमें ये पता लगाया गया कि ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिल रहा है लगभग 6500 लाइट ईयर, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उससे अगर बात करें तो 6500 ये प्रकाश वर्ष की दूरी पर, प्रकाश वर्ष आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। लाइट ईयर ये क्या है, ये डिस्टेंस यानी कि दूरी नापने की एक यूनिट है यहाँ पर। जब स्पेस में आप लोग यूनिट नापते हो यहाँ पर, तो इसके अंदर आप लोग ये इसको समझ सकते हो। तो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये बेसिकली इस तरीके से फॉर्मेशन आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है फ्रॉम द अर्थ इन ईगल नेबुला। ईगल नेबुला जो यहाँ पर एक आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमारी जो गैलेक्सी वे, मिल्की गैलेक्सी वे आप लोगों को देखने को मिलता है, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, जो हमारी आकाश गंगा है उसके अंदर में आप लोगों को जो आज के डेट में ब्रह्मांड देखने को मिल रहा है ना, ये इतना बड़ा है कि हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा खुद एक पर्टिकुलर एरिया है जो कि हम लोग इसको मिल्की वे बोलते हैं, जो हमारी आकाश गंगा है, उसके अंदर ऐसी पता नहीं कितनी आकाश गंगाएं हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बातें देखने को मिलती है। तो इन सब आकाश गंगाओं के अंदर में क्या क्या चीजें चल रही हैं, हम लोग इन चीजों के कई बार पता भी नहीं लगा पाते हैं। तो रिसर्चर इसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे तारे बन रहे हैं, इसके बारे में कुछ जाना जा सके, तो हम लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और यही काम यहाँ पर किया जा रहा है नासा की जो ये पर्टिकुलर टेलीस्कोप है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में जैसे पीओसी करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 1 सेकंड आप लोगों को लगेगी, अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग बोलेंगे है ये भी कोई क्वेश्चन है, तो हमने पढ़ रखा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर कर ही आप लोग को आगे बढ़ना है, कंफ्यूजन साथ में लेके चलना है, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट जो यहाँ पर शॉर्ट न्यूज डायरेक्ट आप लोगों से पूछी जाती है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में यहाँ पर आप लोगों के सामने है, तो अच्छे से आप लोग इनको लेकर चल सकते हैं। पुलिस कमिश्नर जो डे है यहाँ पर, पुलिस कॉमेमोरेशन, ठीक है, यादगार जो दिवस होता है, स्मृति दिवस आप लोग बोलते हैं, वो यहाँ पर 21 अक्टूबर को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। सिविल सर्विसेज डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, पता है आप लोगों को, बताइए जरा। तो यहाँ पर ये 21 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 21 अक्टूबर आप लोगों को देखने को मिलेगा पुलिस स्मृति दिवस। नेक्स्ट यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन रखा गया, यानी कि कई सारे काम को कंप्लीट करने के लिए लगभग 3400 करोड़ रुपए उत्तराखंड के अंदर में यहाँ पर रोपवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे देश के अंदर में यहाँ पर टेस्ट फायर की गई मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि 1000 से लेके 200 किलोमीटर रेंज तक आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो हम अपने ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, एक अच्छी बात है, पर लेकिन कई सारी दुर्घटनाएं भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। 3 लोगों की जान चली गई, आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया यहाँ पर, यह है अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। तो ये काफी एक दुखद घटना बोल सकते हैं आप लोग। और ये वही बेसिकली एरिया है जहां पर चाइना कई बार नाम चेंज करता रहता है एरिया के, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताए भी थे। ये नेक्स्ट न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में सीबीआई, जिसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आप लोग बोलते हो,
उसको किसी राज्य में एंट्री करने के लिए यहाँ पर परमिशन चाहिए होती है स्टेट से। अगर वो जनरल कंसेंट देकर रखता है तो कोई भी सीबीआई जो है वहाँ पर आसानी से एंट्री कर सकते हैं। पर लेकिन जनरल कंसेंट नहीं है तो वहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर स्टेट बोलेगा नहीं जाना है तो वो नहीं जा पाएंगे। अगर कोर्ट बोलेगा जाने के लिए तो ही अलाउ किया जाएगा, वरना वैसे अलाउ नहीं किया जाएगा। सीबीआई अपनी मर्जी से छापे नहीं मार पाती है। तो जैसे कि वेस्ट बंगाल के अंदर में कई सारे राज्य ऐसे हैं जो कि जनरल कंसेंट हटा के रखे हुए हैं ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर दादागिरी न चला सके। महाराष्ट्र निकल गया था पर लेकिन अब महाराष्ट्र ने अलाउ कर दिया है कि आप लोग आ सकते हैं ससुराल में और अच्छे से एंजॉय करके जा सकते हैं। उस तरीके से यहाँ पर है, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे देश में अगर बात करें तो हम सोच रहे हैं कि अपने ही देश में अपने प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट कर दें। तो डीआरडीओ में काफी बड़ा काम कर रही है फिलहाल के टाइम पर अगर आप लोग बात करो तो। इसी के चलते डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पर लगभग 16 लाइसेंस एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी हमारे पास में टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं जो कि यहाँ पर कुछ काम करना चाहते हैं उनको हैंड ओवर किया जा रहा है और इसको बंधन का नाम यहाँ पर दिया जा रहा है। तो बंधन समारोह आप लोगों को देखने को मिला डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात के अंदर में। कौन से नंबर का डिफेंस एक्सपो था ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसमें क्या होगा बेसिक अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊं, अब हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्री है वो खुद अपने आप यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट करेंगे और डीआरडीओ जो है वो कोशिश करेगी कि उस क्वालिटी को मेंटेन रखा जा सके ताकि बाहर से जो खरीद कर लेकर आते हैं उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी न रहे। तो उसी के लिए यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैक्स है जो शाह है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि नए चेयरमैन बन रहे हैं यहाँ पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। हमारे देश में किसी भी चीज़ों की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए यहाँ पर ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। तो उसके चेयरमैन कौन है बनने जा रहे हैं यहाँ पर नॉमिनेट किए गए, वो है जैक्स है शाह, आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। T20 वर्ल्ड कप में यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। बेसिकली क्या है यहाँ पर इसके बारे में अगर बात करें, एक कॉइन यहाँ पर इशू किया गया है जो कि चांदी का स्मृति कॉइन है यहाँ पर, ये 40 ग्राम का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा टकसाल कोलकाता के अंदर में, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले तो हल्का सा आइडिया कम से कम आप लोग रख सकते हैं। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, माइंड में कंफ्यूजन नहीं होगा तो क्लियर रहेगा अच्छे से। आरबीआई ने यहाँ पर बैन लगा दिया था तो वो बैन हटा लिया यहाँ पर नई ब्रांच पर तमिलनाडु मर्केंटाइल्स जो बैंक है उसके अंदर में। तो ये एक छोटी सी न्यूज आप लोगों को देखने को मिल रही है। पंजाब सरकार के कर्मचारी जो हैं उनके लिए पेंशन की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया रिस्टोर करने के लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी कि उसमें मार्केट से साथ में कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, जो आप लोगों का पैसा रहेगा उसमें फिक्स्ड पेंशन आप लोगों को दी जाएगी, जिसको लेकर कई सारे लोग अक्सर बातें करते रहते हैं, ठीक है। डीसीजीए की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। 50% की जो कैप लगाई गई थी स्पेस जो बेसिकली यहाँ पर जो स्पाइस जेट फ्लाइट के ऊपर में, तो यहाँ पर वो हटा दी गई है, ठीक है। वो बेसिकली हटा दी जाएगी 30 अक्टूबर से। तो ये बातें हैं यहाँ पर कई सारी उल्टी सीधी घटनाएं देखने को मिलती जिसकी वजह से यहाँ पर इसके ऊपर ये प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाकी ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे हल्का सा याद रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बात की जा रही है। जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है टू डीमर्ज एंड लिस्टेड फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो हल्का सा याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे चलते हैं, बात की जा रही है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जो कि यहाँ पर आप लोगों से पूछा भी जा सकता है कि इस देश की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बन रही है। तो बात की जा रही है इटली के बारे में। तो इटली को मैप में जाकर आप लोग देखिएगा, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन है यहाँ पर, ये है मेलोनी, ठीक है। तो मेलोनी जो यहाँ पर पहले आप लोग, यहाँ पर बेसिकली जॉर्जिया मेलोनी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जियोर्जिया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी यहाँ पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर पर्सनैलिटी पहली बार यहाँ पर बनती हुई महिला, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। श्रीलंका के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला दिया गया यहाँ पर प्रेसिडेंट की पावर को कर्टेल करने के लिए, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। पाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है, ये काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है, जब भी ये न्यूज आती है तो ध्यान से सुना करो इसको। तो खुश खबर ये पाकिस्तान के लिए, उसको यहाँ पर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से हटाया जा रहा है, क्योंकि यूएसए अब साथ दे रहा है। जब यूएसए साथ देता है तो सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है। तो ये चीजें आप लोग देखते हैं। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है उनको गिफ्ट लेने के चक्कर में 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो यहाँ पर एक तरीके से नकेल कसी जा रही है इमरान खान के ऊपर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये काफी बड़ी बात है। देखते हैं आगे आने वाले टाइम में पड़ोसी देश की पॉलिटिक्स में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर यहाँ पर अगर बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम है कास्बा कोरोसी, यहाँ पर ये अपॉइंट किए गए यूएन जनरल सेक्रेटरी के रिफॉर्म के तौर पर यहाँ पर, ठीक है। तो काउंसिल के अंदर रिफॉर्म नेगोशिएशन के लिए। तो ये कुछ बातें हैं जो याद रख सकते हैं, ओके। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा।
इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा बॉलीवुड एक्टर जो है वो डिक्लेयर किए गए यहाँ पर नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 2022। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आप लोग याद रखिएगा। पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, मनोज वाजपेयी या नवाजुद्दीन सिद्दीकी। देखता हूँ सही आंसर कौन देता है, ABCFD। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, आप लोगों को पता होना चाहिए। देखता हूँ सही आंसर कौन देता है। कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा भी यहाँ पर ये बोला गया कि ग्लोबल जो ट्रेड वॉल्यूम रहने वाला है वो 1% से कम होने वाला है। WEE, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, WTO या फिर वर्ल्ड बैंक। तो सही आंसर क्या है, ABCFD। सही आंसर दो, देखता हूं कौन सी आंसर बताता है। किसके द्वारा यहां पर सुपर टेक इनिशिएटिव जिसका नाम यहां पर रखा गया है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, दक्ष। तो यहां पर नीति आयोग, RBI, सेबी या फिर नाबार्ड, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। तो सही आंसर बताइए, देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है। तो आप लोगों को सही आंसर यहां पर बताना है। तो देखता हूं सही आंसर कौन बताता है। CSET का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बेसिकली अटेम्प्ट कर लो और फिर इसका आंसर आप लोगों को बताया जाएगा। ओके, बाकी अगर बात करें तो आज लोग का आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, वो है हुगली रिवर। तो अगर आप लोग मैप में देखोगे तो हुगली रिवर आप लोगों को यहां पर दिखाई देगी एग्जैक्टली आप लोगों के सामने। गंगा में से पार्ट निकल जाता है, वेस्ट बंगाल के अंदर हुगली रिवर जाती है और जब यहां पर जाकर मिलती है, पद्मा बोलते हैं जो रिवर जाकर मिलती है बांग्लादेश के अंदर में। तो ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लगभग 260 किलोग्राम यार क्या बोल रहा हूँ 260 किलोमीटर लंबी आप लोगों को ये रिवर देखने को मिलेगी। 260 किलोग्राम है, ठीक है। ओह माय गॉड। तो हल्का सा इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दीपावली का खुमार चढ़ रहा है मेरे सर पे भी, ओके, इसलिए ऐसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं। आज के जो SLV कमांडो है यहाँ पर वो है कपिल देव। आंसर देखना कितने अच्छे से आंसर दिए गए हैं, ठीक है। मतलब इसको कहते हैं दिल लगाकर आंसर देना। तो आप लोग भी जब इस तरीके से आंसर दोगे तो अच्छा लगता है, तो SLV कमांडो आप लोग बन सकते हैं। तो काफी डिटेल में आंसर दिए। इंटरपोल के प्रेसिडेंट जिनका नाम था नसीर अल रईसी, इनके बारे में आप लोगों से बात की थी। तो यह है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पर जो कि इनके द्वारा डिटेल में बताए गए हैं। तो इनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, पंकज त्रिपाठी यहाँ पर नए अभी चेयरमैन यहाँ पर एक तरीके से नेशनल आइकन डिक्लेयर किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड यहाँ पर, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर ग्रोथ कम की जा रही है, तो आंसर है C, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और यहाँ पर पूछे कि यहाँ पर ये किसके बारे में है कि दक्ष जो है वो किससे रिलेटेड है यहाँ पर, तो मैंने डिस्कस किया था RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर D है। डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर हुगली रिवर के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करके आगे बढ़ना है। ये है आज के नए 5 शब्द जो कि आप लोग यहाँ पर बेसिकली इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो सेंटेंस फॉर्म जरूर करिएगा। और आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। होली भी बोलने जा रहा था अभी, ठीक है। देखो जैसे कहते हैं दीपावली के सेलिब्रेशन का खुमार, तो हैप्पी होली भी चलिए आप लोगों के लिए। होली भी सेलिब्रेट कर लेना दीपावली के साथ में। अच्छे से ध्यान रखना यार, अच्छे से एंजॉय करना। और फिर टाइम पे मिलता हूँ कल से। सही तरीके से आप लोग चीज़ों को एंजॉय करिए और PDF जो है वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।